नमस्कार दोस्तों, एसएससी एंड रेलवे मैथ यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग रुक्मणी पब्लिकेशन के रेलवे मैथमेटिक्स बुक से सेट 6 को सॉल्व करने जा रहे हैं। और ये जो सेट 6 है ये 18/8/2022 के थर्ड शिफ्ट का पेपर है। यानी कि 18/8/2022 के थर्ड शिफ्ट में जो ग्रुप डी का एग्ज़ाम हुआ था, उस एग्ज़ाम में जितने भी सवाल मैथमेटिक्स से पूछे गए थे वो सारे के सारे सवाल आपको इस सेट 6 में देखने को मिलेगा। तो आइए सेशन को शुरू करते हैं सेट 6 के पहले सवाल से। क्वेश्चन नंबर 1 को देखेगा और आपको पता है अभी हम लोग सेट 6 को सॉल्व करने जा रहे हैं। तो चलिए सेशन को शुरू करते हैं। इस सेट 6 के पहले सवाल से क्वेश्चन नंबर 1 को देखेगा। सवाल में दिया हुआ है कि एक द्विघात समीकरण है और इस द्विघात समीकरण के मूल हमसे पूछा जा रहा है। द्विघात समीकरण के मूल ज्ञात कीजिए। मूल का मतलब क्या होता है? मूल को इंग्लिश में रूट्स कहते हैं। किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स जो होते हैं वह क्या होता है, क्या कहलाता है? तो देखिए, किसी भी द्विघात समीकरण में दो मूल होते हैं। दो मूल क्यों होता है? तो द्विघात का मतलब क्या होता है? दो घात वाले समीकरण। तो चूंकि घात 2 है, पावर्स अगर 2 है, तो इसीलिए उस इक्वेशन के जो रूट्स होंगे वह 2 होगा। किसी भी इक्वेशन के जो पावर्स होते हैं वही पावर्स ये डिसाइड करता है कि उस इक्वेशन के कितने रूट्स होंगे। जैसे अभी हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन की चर्चा कर रहे हैं, तो किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो जनरल फॉर्म होता है, स्टैंडर्ड फॉर्म जो होता है वो होता है ax² + bx + c = 0। ये दुनिया का कोई भी द्विघात समीकरण होगा तो वो इसी फॉर्म में होगा। दुनिया का कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो होगा वह इसी फॉर्म में होगा। तो ये हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन के सिर्फ और सिर्फ 2 ही रूट्स होते हैं। क्यों होते हैं? तो किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के सिर्फ और सिर्फ 2 पावर्स यहाँ पे होते हैं। यानी यहाँ पर जो पावर होगा वह 2 होता है। क्वाड्रेटिक कहने का मतलब ही होता है पावर 2। तो किसी भी इक्वेशन के अगर पावर 2 है तो उस इक्वेशन के सिर्फ और सिर्फ 2 ही रूट्स होगा। यानी यहाँ पर जो पावर होता है वही ये बोलता है, आपसे कहता है कि इस इक्वेशन के 2 रूट्स होंगे। अगर यहाँ पर पावर में 3 होता तो इस इक्वेशन के 3 रूट्स होते हैं। अगर पावर 4 होता तो इस इक्वेशन के 4 रूट्स होते हैं। यानी कि रूट्स कहने का मतलब, चूंकि यहाँ पर वेरिएबल टर्म क्या है हमारा, x है, तो x के 2 मान होंगे। यानी कि जो पावर 2 है वो ये कह रहा है कि इस इक्वेशन में, इस द्विघात समीकरण में, इस समीकरण में x के 2 मान होंगे। अगर यहाँ पर पावर 3 होता तो ये पावर 3 कहता हमसे कि ये इस समीकरण में x के 3 मान होंगे। तो किसी भी द्विघात समीकरण में जो मूल होते हैं वह 2 होते हैं। अगर आपसे कोई पूछ दे कि बताइए किसी भी द्विघात समीकरण के मूलों की संख्या क्या होगी, तो मूलों की संख्या जो होती है वह 2 ही होता है। वैसे ये कोई पूछेगा नहीं आपसे, मतलब मैंने आपको कहीं ही आपको दिया है कि द्विघात मतलब कहने का मतलब ही होता है द्विघात, यानी कि 2 घात वाले समीकरण। तो जो 2 घात वाले समीकरण होते हैं उसके 2 मूल होते हैं। यानी कि जो उसकी वैल्यू होते हैं, उसके जो मान होते हैं वह 2 मान निकल के आते हैं। अगर यहाँ पर पावर में 3 होता तो इस समीकरण के 3 मान होते हैं, यानी कि 3 रूट्स होते हैं। अगर पावर 4 होता तो इस समीकरण के 4 मान निकल के आते हैं। लेकिन अगर पावर 3 होता तो इस इक्वेशन का स्ट्रक्चर बदल जाता है। पावर 4 होता तो इस समीकरण का स्ट्रक्चर बदल जाता है। क्योंकि यहाँ पर क्वाड्रेटिक इक्वेशन है इसलिए ये 3 टर्म में बना हुआ है। तो किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के 3 टर्म होते हैं, ये बात आपको ध्यान में रखना है। तो बस हमसे ये पूछा जा रहा है कि इस द्विघात समीकरण के मूल ज्ञात करना है। तो द्विघात समीकरण में मूलों की संख्या जो होती है वह 2 होती है। तो द्विघात समीकरण के मूल हम लोग कैसे ज्ञात करते हैं वो मैं तरीका आपको बताने वाला हूँ। किसी भी द्विघात समीकरण के अगर मूल आपको जानना है तो 2 तरीके से आप निकाल सकते हो। सबसे पहले मैं आपके सामने वो द्विघात समीकरण लिखने जा रहा हूं जिसके बारे में सवाल में जिक्र किया गया है। समीकरण है 6p²। समीकरण है अपना 6p² -5p -6 = 0। इस द्विघात समीकरण के मूल आपको ज्ञात करना है। ये हमारा है 6p² 5p -6 = 0। इस द्विघात समीकरण के मूल ज्ञात करना है, यानी कि p की दोनों वैल्यू आपको पता करना है। तो चलिए p की दोनों वैल्यू हम लोग निकालते हैं। तो किसी भी द्विघात समीकरण के मूल निकालने के 2 तरीके होते हैं। एक तरीका तो ये होता है कि जो कि आपने बचपन में सीखा होगा कि आप इसको स्टेप बाय स्टेप सोल्व करते जाइए तो अंत में आपको p के 2 वैल्यू मिल जाएंगे। दूसरा तरीका यह है कि अगर इस समीकरण के p के दोनों वैल्यू अगर हमें पता करना है तो डायरेक्ट आप इसी इक्वेशन से p के दोनों वैल्यू पता कर सकते हो। तो चूंकि ये पहला सवाल है इसलिए मैं दोनों तरीका आपको बताऊंगा। सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा इसका बेसिक तरीका, और दूसरा आप सेकंडों में कैसे निकाल सकते हो किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के दोनों रूट्स, वो तरीका भी मैं आपको बताऊंगा। बट सबसे पहले इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हम लोग बेसिक से कैसे सॉल्व कर सकते हैं, तो बेसिक से हम लोग सबसे पहले सॉल्व करने जा रहे हैं। देखिए कैसे बेसिक से सॉल्व करते हैं वो देखिए। यहाँ पर जो स्क्वायर का कॉफिशिएंट होता है और जो कांस्टेंट टर्म होता है, उन दोनों टर्म को ध्यान से देखिएगा। यहाँ पर जो स्क्वायर का कॉफिशिएंट है वो आपका 6 है और कांस्टेंट टर्म जो होता है वो है हमारा -6।
तो आप अपने मन से ऐसी दो संख्या सोचिए, आप अपने मन से ऐसी दो संख्या सोचिए कि जिन दोनों को गुना करें ना तो माइनस के 36 आपको मिल जाए। देखिए गुना जो करना होता है वह स्क्वायर का कोफिशिएंट एक होता है और एक कांस्टेंट टर्म होता है। तो यहाँ पर स्क्वायर का कोफिशिएंट जो है वह 6 है और कांस्टेंट टर्म जो है वह हमारा माइनस का 6 है। तो आप अपने मन से ऐसी दो संख्या सोचिए कि जिन दोनों को गुना करें ना तो गुणनफल के रूप में आपको कितना मिले, माइनस के 36। देखिए माइनस 6 और गुना 6 ये कितना होगा, माइनस के 36 मिल जाएगा। तो आपको ऐसी दो संख्या सोचनी है कि जिन दोनों को गुना करें तो माइनस के 36 मिल जाए, और उन्हीं दोनों संख्याओं को जब आप जोड़ोगे तो ये बीच वाला टर्म आपको मिलना चाहिए, बीच वाला कांस्टेंट टर्म आपको मिलना चाहिए। तो मैंने आपको कहा ऐसी दो संख्या सोचिए अपने मन से कि जिन दोनों को गुना करें तो गुणनफल के रूप में माइनस के 36 मिले, और उन्हीं दोनों संख्या को जब आप जोड़ो तो माइनस का 5 मिले। ऐसी दो संख्या आपको सोचना है कि जिनको गुना करें तो माइनस के 36 मिले, और उन्हीं दोनों संख्या को जब हम लोग जोड़े तो माइनस का 5 आपको मिले। तो आपको सर ऐसी दो संख्या तो माइनस 9 और प्लस 4 है, दोनों को आप गुना कर दीजिए माइनस 36 मिलेगा, दोनों को जोड़ दीजिए माइनस का 5 मिलेगा। अब ये टर्म ध्यान आपको रखना है, माइनस 9 और प्लस 4। तो यहाँ पर एक बात हमें बताइए, जो पहला टर्म है उसको आप ऐसे ही रहने दीजिए, यानी 6p² है तो 6p²। माइनस 5p को हम लोग कैसे लिख सकते हैं, तो आपको इस माइनस 5p को आप लिख सकते हो 9p माइनस का 9p अब प्लस का 4p लिख सकते हो, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। और माइनस 6 तो माइनस 6 रहने दीजिए, बराबर में 0 तो बराबर में 0। यानी इसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को आप ऐसे भी लिख सकते हो, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। इसमें मैंने कुछ छेड़छाड़ नहीं किया है, बस माइनस 5p को हमने माइनस 9p और प्लस 4p यानी कि दो टर्मों में हमने लिख दिया है। अब एक बात ध्यान दीजिएगा यहाँ पर कि इन दोनों टर्मों में कुछ कॉमन टर्म आपको दिखाई दे रहा है क्या, तो आप कहोगे दोनों में 3p कॉमन है। अगर दोनों से अगर आप 3p को बाहर कर लेते हो तो यहाँ पे क्या मिलेगा, तो यहाँ पर आपको मिल जाएगा 2p और माइनस ये हो जाएगा 3p से जब इसको डिवाइड करोगे तो यहाँ पर आपको मिल जाएगा कितना 3। अब प्लस इन दोनों टर्म में कुछ कॉमन है क्या, तो आप कहोगे दोनों में 2 कॉमन है, तो 2 को आप कॉमन कर लीजिएगा तो ये आपको मिलेगा 2p और ये हो जाएगा माइनस के 3। यानी 2p से दोनों टर्म को डिवाइड करोगे तो 2p माइनस 3 मिलेगा। अब बराबर में 0 तो 0 रहने दीजिए, ठीक। अब क्या होता है कि जो ब्रैकेट का कोफिशिएंट होता है, जो दोनों ब्रैकेट का जो कोफिशिएंट होता है उन दोनों टर्मों को हमें एक साथ लिखना होता है। तो यहाँ पे देखिए इस ब्रैकेट का कोफिशिएंट +2 है और इस ब्रैकेट का कोफिशिएंट जो है वह प्लस का 3p है। तो इन दोनों टर्मों को हमें एक साथ लिखना है और दोनों टर्म जो है वो प्लस में ही है तो कोई दिक्कत ही नहीं है। तो इसको आपको एक जगह पर लिखना है। ये टर्म है 3p और ये हमारा टर्म जो है वह है +2। तो इन दोनों टर्मों को हमें एक साथ लिखना है। और यहाँ पर देखिए इन दोनों ब्रैकेट में जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन के दो ब्रैकेट बनते हैं अंत में, इन दोनों ब्रैकेट की वैल्यू जो होगी वह सेम होगी। तो किसी भी एक ब्रैकेट को आप लिख दीजिए और गुना में लिखना है, बीच में प्लस का साइन गायब हो जाता है। तो किसी भी ब्रैकेट की वैल्यू आप लिख दीजिए, तो ये हमारा है 2p माइनस 3 बराबर में ये हो जाएगा कितना 0 के बराबर होगा। अब यहाँ पर आपको दो ब्रैकेट की वैल्यू जो है वह 0 के बराबर आ रहा है। दो ब्रैकेट का जो प्रोडक्ट है, दो ब्रैकेट का जो गुणनफल है वह 0 के बराबर आ रहा है। अब मान लीजिए इस ब्रैकेट की वैल्यू x है और इस ब्रैकेट की वैल्यू जो है वह y है, मतलब x y की वैल्यू जो है वह 0 के बराबर आ रहा है। तो x y दो संख्याओं का गुणनफल 0 तभी हो सकता है जब या तो x 0 के बराबर हो जाए या फिर y 0 के बराबर हो जाए। यानी इन दोनों ब्रैकेट का मान, इन दोनों ब्रैकेट का गुणनफल जो होगा वह 0 तभी होगा जब या तो ये ब्रैकेट 0 के बराबर हो जाए, जब ये ब्रैकेट 0 के बराबर हो जाए, या फिर ये ब्रैकेट 0 के बराबर हो जाए, तभी इन दोनों ब्रैकेट का गुणनफल 0 के बराबर होगा। तो ये ब्रैकेट 0 के बराबर कब होगा, जब 3p प्लस 2 की वैल्यू 0 के बराबर हो जाए। जब 3p प्लस 2 का मान 0 के बराबर होगा तो उस दशा में ये ब्रैकेट 0 के बराबर हो जाएगा। तो उस दशा में p का मान जो होगा वह -2/3 के बराबर आ जाएगा। उस दशा में इस p की वैल्यू जो होगा +2 उधर जाके माइनस होगा और ये गुना वाला 3 इधर आके बट्टा में आएगा। तो यहाँ से p की वैल्यू जो होगा वह -2/3 होगा। तो यहाँ से एक p की वैल्यू आपने निकाल दिया है, दूसरा p की वैल्यू आप निकाल सकते हो। अब अगर ये ब्रैकेट 0 हुआ तो उस दशा में 2p -3 का मान 0 के बराबर होगा। तो जब 2p -3 की वैल्यू 0 के बराबर होगा तो उस केस में p की वैल्यू जो होगा वह 3/2 के बराबर होगा। तो यहाँ पे देखिए p के दोनों मान आपने निकाल दिया है। एक बार p की वैल्यू जो होगा वह -2/3 होगा और एक बार p की वैल्यू जो होगा वह प्लस के 3/2 हो जाएगा। तो एक बार इस समीकरण में p की वैल्यू -2/3 रखोगे तो इस द्विघात समीकरण का मान 0 हो जाएगा। और एक बार जब इस द्विघात समीकरण में p के जगह पर 3/2 रख दोगे तब भी इस द्विघात समीकरण का मान जो होगा वह 0 के बराबर हो जाएगा। तो ये वैल्यू जो है वो इस द्विघात समीकरण के दोनों मूल है, यानी पहला मूल -2/3 है और दूसरा मूल जो है वह 3/2 है। तो यही इस सवाल का उत्तर है। देख लीजिए कहाँ पे है, कौन सा ऑप्शन में दिया हुआ है -2/3 और 3/2। तो ऑप्शन नंबर बी को ध्यान से देखिएगा, ऑप्शन नंबर बी को ध्यान से देखिए और यही इस सवाल का उत्तर है। तो बेसिक से हम लोग इस तरीके से सवाल को सॉल्व करते हैं, यानी इस द्विघात समीकरण के p के दोनों वैल्यू आपने पता कर लिया, यानी p का मान जो होगा वह -2/3 भी होगा और 3/2 भी होगा। तो ये तो बेसिक तरीका है, इस तरीके से हम लोग सवालों को सॉल्व करते हैं। लेकिन क्या इतना करने की जरूरत है क्या, एग्जाम में इतना समय नहीं होता है किसी भी स्टूडेंट को इस तरह के सवाल को सॉल्व करने का। तो इस तरह के सवाल को सॉल्व हम लोग सेकेंडों में कैसे कर सकते हैं वो देखिए। किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के
दोनों रूट्स आप सेकेंडों में पता कर सकते हो। कैसे? वो देखिए, मैंने आपको कहा कि अगर पी के यानी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के दोनों रूट आपको पता करना है, यानी पी के दोनों वैल्यू आपको चाहिए, तो क्या करना होता है? बस 2 स्टेप करना होता है हमें। पहले गुना करना होता है और फिर जोड़ना होता है। तो देखिए, गुना किस टर्म से करेंगे? तो जो स्क्वायर का कोफिशिएंट होता है और जो कांस्टेंट टर्म होता है, उन दोनों टर्म से गुना हमें करना है। ठीक है, तो सोचिए, ऐसी 2 संख्या आप अपने मन से सोचिए जिन दोनों को गुना करें तो माइनस के 36 मिले। ऐसी 2 संख्या सोचिए अपने मन से कि जिन दोनों को गुना करें तो माइनस के क्या मिले? 36 मिले। और उन्हीं दोनों संख्याओं को जब हम जोड़े तो बीच वाला टर्म यानी कि माइनस का 5 मिल जाए। ऐसी 2 संख्या सोचिए अपने मन से कि जिन दोनों को गुना करें तो माइनस के 36 मिले, और उन्हीं दोनों संख्याओं को जब हम जोड़े तो माइनस का 5 मिल जाए। तो आप कहोगे सर ऐसी 2 संख्या तो माइनस के 9 है और एक प्लस के 4 है। दोनों को गुना कर दीजिए, माइनस के 36 आ जाएगा। दोनों को जोड़ दीजिए, माइनस का 5 मिल जाएगा, है कि नहीं? तो अब जिन 2 संख्या को आपने सोचा है, उन दोनों संख्याओं के का जो साइन जो होगा वह चेंज कर देना है। जैसे ये -9 है तो ये +9 होगा, और ये +4 है तो ये -4 हो जाएगा। अब एक काम और आपको करना है कि इन दोनों संख्या में जिन 2 संख्या को आपने सोचा था और उसके साइन को जो चेंज किया है, उन दोनों संख्या को आपको स्क्वायर के कोफिशिएंट से डिवाइड करना है। तो यहाँ पे देखिए, स्क्वायर का कोफिशिएंट जो है वह 6 है, तो 6 से इसको भी डिवाइड कर दीजिए और 6 से इसको भी डिवाइड कर दीजिए। तो यही आपका इस द्विघात समीकरण के दोनों मूल होंगे। पहला मूल होगा 9/6 और दूसरा मूल होगा -4/6। अब देखिए, प्लस का यानी कि पी का मान जो होगा वह होगा 9/6 और -4/6। 9/6 का मतलब क्या होता है? 3/2, 3 × 9 3 × 6, और -4/6 कहने का मतलब होता है -2/3। तो देखिए, इस कौन से ऑप्शन में इस तरह का आंसर आपको दिख रहा है? तो आप कहोगे ऑप्शन नंबर बी जो है वह इसी पैटर्न का है। तो यही इस सवाल का उत्तर हो जाएगा। यानी कि इस द्विघात समीकरण के, इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के जो दोनों रूट्स होंगे वह 3/2 और -2/3 होगा, और ये इस सवाल का उत्तर है। देखिए, चूंकि ये पहला सवाल था इसलिए हम लोगों ने इतना ज़्यादा समय लगा दिया, बाकी ये सवाल जो है मुश्किल से 3 से 4 सेकंड का है, उससे ज़्यादा का नहीं है। जब आपका प्रैक्टिस हो जाएगा तो सवाल को देखते ही आप आंसर लगा सकते हो। तो इस तरह के जब भी सवाल होंगे तो इस तरीके से हम लोग सवाल को सॉल्व करेंगे। दोनों तरीका मैंने आपको बता दिया कि बेसिक से कैसे सॉल्व करना है और फिर इस तरह के सवाल को एग्जाम में कैसे सॉल्व करना है। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। क्वेश्चन नंबर 2 को देखिएगा, ये भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन पर ही बेस्ड है। सवाल में हमसे पूछा जा रहा है कि एक द्विघात समीकरण है और इस द्विघात समीकरण के मूलों की प्रकृति आप ज्ञात कीजिए। इस द्विघात समीकरण के x² - 5x और +7 की वैल्यू 0 के बराबर है। तो इस द्विघात समीकरण के मूलों की प्रकृति ज्ञात कीजिए। तो मूलों की प्रकृति मतलब क्या होता है? मूलों की प्रकृति जो होता है वह क्या होता है? मतलब ये द्विघात समीकरण जो होगा वह किस फॉर्म का होगा? वास्तविक होगा, परिमेय होगा, अपरिमेय होगा, या फिर इमेजिनरी होगा यानी काल्पनिक होगा? कैसा होगा ये आपको पता करना है। तो देखिए, किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के जो मूलों की प्रकृति होता है वह विविध कर बताता है। यानी किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के जो रूट्स के जो नेचर होते हैं, किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के जो रूट्स के नेचर होते हैं वह उस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के डिस्क्रिमिनेंट डिसाइड करता है। यानी इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के जो डिस्क्रिमिनेंट होंगे, यानी कि जो डी की वैल्यू होगा, वही ये डिसाइड करेगा कि ये द्विघात समीकरण जो होगा, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो होगा वह कैसा होगा, वास्तविक होगा या अवास्तविक होगा, परिमेय होगा या अपरिमेय होगा। ये कौन डिसाइड करेगा? वो इस द्विघात समीकरण के विविक्त कर डिसाइड करेगा, यानी इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के डिस्क्रिमिनेंट डिसाइड करेगा। तो ये जो डिस्क्रिमिनेंट होता है वो क्या होता है? तो किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन में जो डिस्क्रिमिनेंट होता है, देखिए सवाल को हम लोग बाद में सॉल्व करेंगे, उससे पहले मैं आपको कॉन्सेप्ट समझा देता हूँ। जब कॉन्सेप्ट आपके पास होंगे तो सवाल जब भी आएगा तो चुटकियों में आप सवाल को सॉल्व करोगे। जैसे मान लीजिए कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ax² + bx + c बराबर 0। ये हमारा एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जनरल फॉर्म होता है। ठीक है, अब इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन में हमें ये पता करना है कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो है, इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के जो नेचर होंगे वो कैसा होगा, इस द्विघात समीकरण के मूलों की जो प्रकृति होगी वो कैसा होगा। यानी x के जो 2 वैल्यू आपने निकाला है वो दोनों वैल्यू वास्तविक होगा या अवास्तविक होगा, ये हमें पता करना है। तो कैसे पता करना है, कैसे पता चलेगा? तो पता करने का तरीका यह है कि इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन में जो डिस्क्रिमिनेंट होता है, जो विविक्तर होता है, वही ये डिसाइड करता है कि इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के जो रूट्स होंगे उसका नेचर कैसा होगा। यानी जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन में डिफरेंस को क्रिएट करता है, जो किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन में डिफरेंस को क्रिएट करता है, उसे हम लोग डिस्क्रिमिनेंट कहते हैं, यानी कि विविक्तर कहते हैं। तो हमें यह पता करना है इस द्विघात समीकरण के मूलों की प्रकृति क्या है। तो देखिए, किसी भी द्विघात समीकरण के मूलों की प्रकृति को 3 तरीके से देखा जाता है।
यानी कि जो डिस्क्रिमिनेंट होता है वह किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को 3 तरीके से देखता है। मान लीजिए ये हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ये हमारा अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के जो रूट्स होंगे उसका नेचर कैसा होगा, इस द्विघात समीकरण के मूलों की प्रकृति क्या होगा। तो इस द्विघात समीकरण को जो विविक्तकर होगा वह 3 तरीके से देखता है। पहला तरीका ये होगा कि या तो डी की वैल्यू जो होगा वह 0 के बराबर हो जाएगा, या तो डी की वैल्यू जो होगा वह 0 के बराबर होगा। अब डी मतलब डिस्क्रिमिनेंट यानी कि विविक्तकर। अब डी की वैल्यू 0 के बराबर क्यों होता है ये बातें मैं आपको बताऊंगा। दूसरा जो होता है वह या तो डी का मान, पहला या तो डी की वैल्यू 0 हो जाए, या फिर दूसरा जो होता है वह या तो डी की वैल्यू जो है वह 0 से बड़ा हो जाए, या तो डी का मान 0 के बराबर हो जाए। पहला यानी कि किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को डिस्क्रिमिनेंट 3 तरीके से देखता है। पहला या तो डी का मान 0 हो जाए, दूसरा डी का मान 0 से बड़ा हो जाए, और तीसरा जो होता है वह होता है डी की वैल्यू जो है वह 0 से छोटी हो जाए। तो जब किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन में डी की वैल्यू 0 के बराबर हो जाएंगे, जब किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन में डी की वैल्यू जो होगा वह 0 के बराबर होगा, तब क्या होगा, उस केस में क्या होगा। तो डी का मान जो होता है यानी कि डिस्क्रिमिनेंट की जो वैल्यू होती है वह होता है b² - 4ac, b² - 4ac। किसी भी डिस्क्रिमिनेंट में अगर किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन में अगर डी की वैल्यू 0 के बराबर आ जाए, विविक्तकर का मान अगर 0 के बराबर आ जाए, तो मतलब यह हुआ कि उस द्विघात समीकरण के दोनों मूल जो होंगे वह बराबर होंगे, उस द्विघात समीकरण के दोनों रूट्स जो होंगे वह इक्वल होंगे, और उस रूट्स का जो नेचर होगा वह वास्तविक होगा यानी कि रियल होगा, यानी x का जो मान होगा वह वास्तविक संख्या होगा। यह बात आपको ध्यान में रखना है। अब यहाँ पर जो b² - 4ac है वो क्या होगा ये हमें पता करना है, तो जैसे b² किसी भी द्विघात समीकरण में जो स्क्वायर का कोएफिशिएंट होता है वो a की वैल्यू होता है, x का जो कोएफिशिएंट होता है वह b की वैल्यू होता है, और ये हमेशा कांस्टेंट टर्म होता है। तो a का मान जो होगा वह इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन में x² का कोएफिशिएंट, b की वैल्यू x का कोएफिशिएंट, और ये हमारा c हो जाएगा। तो जब भी d का मान यानी डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू अगर 0 के बराबर हो जाए, यानी b² - 4ac का मान अगर 0 के बराबर हो जाए, तो उस दशा में उस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के दोनों रूट्स जो होंगे वह क्या होगा, इक्वल होगा। क्या होगा, दोनों रूट्स जो होंगे वह इक्वल होगा, और उस रूट्स का जो नेचर होगा, उस रूट्स की जो प्रकृति होगी वह क्या होगा, वास्तविक होगा यानी कि रियल होगा। ये बात आपको ध्यान रखना है। यानी कि जब भी किसी द्विघात समीकरण में विविक्तकर का मान अगर 0 आ जाए, यानी डी की वैल्यू 0 आ जाए, तो उस द्विघात समीकरण में x के जो 2 वैल्यू होंगे वह बराबर होंगे, और x के जो दोनों मान आएगा वह वास्तविक संख्या होगा। दूसरा केस होता है कि जब डी की वैल्यू 0 के बराबर 0 से बड़ा हो जाए, जब डी का मान 0 से बड़ा हो जाए, तो डी मतलब क्या होता है, b² - 4ac। ठीक है, अब हमें यह पता करना है कि अगर डी की वैल्यू 0 से बड़ा हो जा रहा है, अगर डी का मान 0 से बड़ा हो जा रहा है, यानी कि b² - 4ac की वैल्यू जो है वह 0 से बड़ा हो रहा है, अगर b² - 4ac की वैल्यू 0 से बड़ा हो रहा है, तो उस केस में उस द्विघात समीकरण के जो दोनों रूट्स होंगे, उस द्विघात समीकरण के जो दोनों रूट्स होंगे वह डिफरेंट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, डिफर कर जाएगा। उस द्विघात समीकरण के जो दोनों मूल होंगे, यानी x की जो दोनों वैल्यू होगी वह अलग अलग होगी, लेकिन उस द्विघात समीकरण के जो मूलों की प्रकृति होगी, यानी उसके जो नेचर होंगे, उस रूट्स के जो नेचर होंगे वह अभी भी क्या होगा, वास्तविक ही होगा यानी कि रियल ही होगा। यानी x का जो मान आएगा, x की जो वैल्यू आएगा वह वास्तविक संख्या के रूप में ही होगा। लेकिन अगर किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन में d की वैल्यू 0 से कम आ जाए, d 0 से कम यानी नेगेटिव नंबर, यानी कि किसी भी संख्या का मान 0 से छोटा आ जाए, किसी की वैल्यू अगर 0 से छोटी हो रही है मतलब वह वैल्यू नेगेटिव जा रहा है, तो अगर किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन में d की वैल्यू अगर 0 से छोटी हो रही है, तो इसका मतलब ये हुआ कि उस क्वाड्रेटिक इक्वेशन में जो रूट्स होंगे वह डिफरेंट तो होगा ही होगा, उस द्विघात समीकरण के जो रूट्स होंगे वह डिफरेंट तो होगा ही होगा, जो दोनों रूट्स होंगे वह डिफरेंट तो होगा ही होगा, लेकिन जो उसका जो नेचर होगा, उस रूट्स के जो नेचर होंगे वह क्या हो जाएगा, इमेजिनरी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, इमेजिनरी हो जाएगा यानी कि वास्तविक हो जाएगा। यानी x के जो दोनों मान आएंगे वह काल्पनिक संख्या के रूप में आ जाएगा। तो काल्पनिक संख्या क्या होता है, अवास्तविक संख्या क्या होता है, तो काल्पनिक संख्या को आप ऐसे समझिए कि कोई भी नंबर अगर रूट के अंदर नेगेटिव हो जाए तो वह नंबर जो होता है वह काल्पनिक होता है, यानी कि अवास्तविक होता है, इमेजिनरी नंबर होता है। तो किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन में डिस्क्रिमिनेंट को 3 तरीके से देखा जाता है, या तो डी की वैल्यू 0 के बराबर हो जाएगा, या डी का मान 0 से बड़ा हो जाएगा, या फिर डी की वैल्यू जो होगा वह 0 से छोटी हो जाएगा। अगर किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन में डी की वैल्यू 0 के बराबर हुआ तो उस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के दोनों रूट्स जो होंगे वह इक्वल होंगे, यानी उस द्विघात समीकरण के दोनों मूल जो होंगे, x की जो दोनों वैल्यू होगी वह बराबर होगी, और उस द्विघात समीकरण में x का जो मान होगा, यानी उस रूट्स का जो नेचर होगा, x की जो वैल्यू होगा
वह एक वास्तविक संख्या होगा यानी कि रियल नंबर होगा। लेकिन अगर किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन में डी की वैल्यू जो है वह 0 से बड़ा हो जाए, डी 0 से बड़ा हो जाए, तो उस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के दोनों रूट्स जो होंगे वह अलग अलग होंगे यानी कि डिफरेंट होगा, लेकिन उस रूट्स का जो नेचर होगा वह अभी भी वास्तविक ही होगा, यानी x के दोनों मान जो होंगे वह एक वास्तविक संख्या ही देगा। और तीसरा यह होता है कि अगर किसी भी द्विघात समीकरण के डिस्क्रिमिनेंट अगर 0 से छोटा हो जाए, यानी किसी भी द्विघात समीकरण में विविक्तर का मान 0 से कम हो जाए यानी नेगेटिव नंबर आ जाए, तो उस केस में उस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के जो दोनों रूट्स होते हैं वह तो डिफरेंट होगा ही होगा, लेकिन उस द्विघात समीकरण के जो मूलों की प्रकृति होगा यानी कि उस द्विघात समीकरण में जो x का मान होगा वह एक इमेजिनरी नंबर देगा, एक अवास्तविक संख्या देगा यानी कि रियल नंबर नहीं होगा। तो यह बात आपको ध्यान में रखना है। तो मैं उम्मीद करूंगा कि कंसेप्ट आपके पास है, तो इस तरह के जब भी सवाल आएंगे आप चुटकियों में सॉल्व कर दीजिएगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 2 की ओर हम लोग चलते हैं। अब देखिए कैसे क्वेश्चन नंबर 2 को आप आसानी से सॉल्व कर दोगे। हमें पता करना है इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स का नेचर कैसा होगा, यानी कि इसके मूलों की प्रकृति पता करना है। तो हमें क्या पता करना होगा, डी की वैल्यू पता करना होगा कि डी का मान क्या हो रहा है, डी की वैल्यू 0 के बराबर हो रही है या 0 से बड़ा हो रहा है या 0 से छोटा हो रहा है, बस हमें यह पता करना है। तो चलिए डी का मान जो होता है वह होता है b² - 4ac, ये बात आपको अच्छे से पता होगा। तो यहाँ पर a का मान क्या होगा, तो x² का कॉफिशिएंट जो होगा कितना होगा, 1 होगा, कुछ नहीं मतलब एक तो है ही, यानी a की वैल्यू जो होगा वह हमें मिल गया 1 है। b का वैल्यू x का कॉफिशिएंट, तो b की वैल्यू जो होगा वह -5 होगा। c का वैल्यू जो होता है वह कांस्टेंट टर्म यानी कि c की वैल्यू अपने पास 7 है। तो चलिए यहाँ पर abc की वैल्यू पुट करके डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू आप पता कीजिए कि d जो आ रहा है वह कैसा आ रहा है। तो d का मान जो हो जाएगा वह होगा b² यानी -5 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, +25, माइनस का स्क्वायर क्या होता है, प्लस हो जाता है, यानी कि कोई भी नंबर अगर निगेटिव है तो निगेटिव नंबर का स्क्वायर करोगे तो आपको रिजल्ट मिलेगा प्लस में, तो इसलिए -5 का स्क्वायर +25, ठीक है, माइनस का 4ac, a की वैल्यू जो है वह 1 है और c की वैल्यू जो है वो आपका 7 है, ऐसा सवाल में दिया हुआ है। तो यहाँ से आपको मिलेगा डी की वैल्यू जो है वह किसके बराबर हो जाएगा, तो यहाँ पर देखिए निगेटिव नंबर 28 हो रहा है, तो यहाँ से 25 में जब 28 आप माइनस करोगे तो -3 मिल रहा है। तो ये बताइए डी की वैल्यू अगर निगेटिव आ रहा है, अगर डी की वैल्यू निगेटिव आ रहा है मतलब डी का मान जो है वह 0 से छोटा है। अगर डी की वैल्यू निगेटिव आ रहा है, निगेटिव नंबर का मान क्या होता है, 0 से कम होता है, जो 0 से छोटा होगा वह निगेटिव नंबर होगा। तो अगर ये डी की वैल्यू निगेटिव आ रहा है मतलब डी की वैल्यू जो होगा वह 0 से छोटी होगी, और अगर डी की वैल्यू 0 से छोटी हुई, तो उस द्विघात समीकरण के जो मूल होंगे, उस द्विघात समीकरण में जो x का मान होगा वह अलग अलग तो होगा ही होगा। इस द्विघात समीकरण के जो मूल होंगे वह अलग अलग तो ही होगा ही होगा, लेकिन इसके मूलों की जो प्रकृति होगी वह एक काल्पनिक संख्या होगा, यानी कि एक अवास्तविक संख्या होगा, वास्तविक संख्या नहीं होगा। यानी इसके मूलों की जो प्रकृति होगा, इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के जो रूट्स का नेचर होगा वह किसके बराबर होगा, एक इमेजिनरी नंबर होगा, और जो इसके रूट्स जो होंगे वह रियल नंबर नहीं होगा, जो रूट्स होगा इसका वो डिफरेंट होगा, यानी x के दोनों वैल्यू जो होंगे वह अलग अलग होंगे, लेकिन x का जो मान होगा वह एक वास्तविक संख्या नहीं होगा बल्कि एक काल्पनिक संख्या यानी एक इमेजिनरी नंबर होगा, यानी कि रूट के अंदर कोई नंबर निगेटिव हो जाए उस फॉर्म में ये नंबर आपको दिखेगा। तो बताइए कौन सा ऑप्शन है जो कि अवास्तविक संख्या को दे रहा है यानी काल्पनिक संख्या दे रहा है, तो आप कहोगे ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए इस सवाल का उत्तर होगा। तो मैं उम्मीद करूंगा कि सवाल आपको अच्छे से समझ में आ रहा है। किसी भी द्विघात समीकरण में डी का मान अगर 0 से छोटा हो रहा है तो उस द्विघात समीकरण के मूलों की जो प्रकृति होता है, रूट्स के जो नेचर होते हैं वह क्या होता है, एक इमेजिनरी नंबर होता है, यानी काल्पनिक संख्या होता है, अवास्तविक संख्या होता है, कभी भी वास्तविक संख्या नहीं होता है। तो क्या हुआ है, सवाल में दिया हुआ है कि d² + 1/d² की वैल्यू 18 है, जहां पर d का मान जो है वह 1/d से बड़ा है। ऑब्वियस सी बात है, अगर d² + 1/d² 18 है तो d की वैल्यू जो होगा वह उसके रेसिप्रोकल वैल्यू से तो बड़ी ही होगी, यानी d का मान 1/d से तो बड़ा ही होगा। इसमें लिखने की क्या जरूरत है, हमसे पूछा जा रहा है d³ - 1/d³ की वैल्यू कितना होगा। बहुत आसान सवाल है, उत्तर हो जाएगा कौन सा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। सवाल में दिया हुआ है अगर d² + 1/d² की वैल्यू जो है वह 18 है, तो हमसे पूछा जा रहा है d³ - 1/d³ की वैल्यू क्या होगा। एक बात बताइए, ये वैल्यू आपको कैसे मिलेगा, तो आप कहोगे ये वैल्यू हमें तब मिल जाएगा जब हमें d - 1/d की वैल्यू पता हो। अगर d - 1/d की वैल्यू अपने पास है तो इस वैल्यू तक हम लोग आसानी से पहुंच सकते हैं। तो हमें जो चाहिए वो d - 1/d की वैल्यू चाहिए। तो d - 1/d की वैल्यू कैसे पता करेंगे वो देखिए। यहाँ पर मान लीजिए d² को x², तो अगर x² है, d² की वैल्यू x² है, तो x² + 1/x² की वैल्यू अगर कभी भी a के बराबर होता है, और डायरेक्ट यहाँ से अगर आपको x - 1/x की वैल्यू पता करना हो तो डायरेक्ट फॉर्म जो बनता है वो होता है a - 2। ये बात आपको ध्यान
ध्यान में रखना है। अगर कभी भी एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² की वैल्यू गिवन हो और आपको पता करना हो कि x - 1/x की वैल्यू क्या होगा, तो डायरेक्ट फॉर्म बनता है √a-2। तो ये वैल्यू आपके पास है और आपको चाहिए x - 1/x, यानी कि d² प्लस 1/d² की वैल्यू अगर 18 के इक्वल है और आपको चाहिए d - 1/d की वैल्यू, तो कैसे मिलेगा, तो √a-2। a की वैल्यू अगर 18 है, अगर a की वैल्यू 18 है तो d - 1/d की वैल्यू कितना हो जाएगा, √18-2, यही हो जाएगा। तो बस ये कॉन्सेप्ट आपको दिमाग में रखना है। अगर d² प्लस 1/d² की वैल्यू 18 है तो डायरेक्ट d - 1/d की वैल्यू जो होगा वह कितना हो जाएगा, √18-2। √18-2 कितना हो जाएगा, √16, और √16 की वैल्यू जो होगा वह किसके बराबर होगा, 4 के बराबर होगा। तो यहाँ से आपको पता चला कि d - 1/d की वैल्यू जो है वह 4 के बराबर है। अगर d - 1/d की वैल्यू 4 के बराबर है तो आपको पता करना है d³ - 1/d³ की वैल्यू कितना होगा। अब एक कंसेप्ट आपको और दिमाग में रखना है कि आपने पढ़ा था अलजेब्रा के कुछ बेसिक सवाल आप जब सॉल्व कर रहे थे तो वहाँ पर आपने एक कंसेप्ट पढ़ा होगा कि कभी भी अगर x - 1/x की वैल्यू मान लीजिए a के बराबर है और आपको पता करना है x³ - 1/x³ की वैल्यू क्या होगा, तो फॉर्म होता है a³ प्लस 3ab प्लस 3ab इंटू a - b। ठीक है, तो जब भी x - 1/x की वैल्यू आपको पता हो तो आपने एक कंसेप्ट पढ़ा था कि अगर x - 1/x की वैल्यू आपके पास है और आपको पता करना है x³ - 1/x³ की वैल्यू क्या होगा, तो डायरेक्ट फॉर्म होता है a³ प्लस 3a। जहाँ a बराबर आपको वैल्यू गिवन दे रखा होगा तो यहाँ पर पुट कर दीजिएगा तो डायरेक्ट a³ - 1/a³ की वैल्यू आपको मिल जाएगा। और कभी भी अगर आप मान लीजिए ऐसा सवाल होता है कि x + 1/x की वैल्यू a है और आपको चाहिए बताइए x³ + 1/x³ की वैल्यू कितना होगा, तब फॉर्मूला होता a³ - 3a। अगर दोनों का साइन यहाँ पर सेम है तो यहाँ पर बीच में प्लस का साइन आएगा, और यहाँ पर अगर दोनों का साइन प्लस में है तो यहाँ पर बीच में साइन जो होगा वह किस में आ जाएगा, माइनस में आ जाएगा। बस ये बात आपको ध्यान में रखना है। तो अपना जो सवाल है वो इस कंसेप्ट पर बेस्ड है। यहाँ पर d - 1/d की वैल्यू 4 है, मतलब x - 1/x की वैल्यू जो है वो 4 के बराबर है, और अपने को चाहिए क्या, अपने को चाहिए d³ यानी कि d³ - 1/d³ की वैल्यू चाहिए। तो हमारा उत्तर होगा a³ प्लस 3a। तो यहाँ पर a³ यानी कि 4³ अब प्लस 3a यानी कि 3 × 4, तो आपका उत्तर होगा 64, अब प्लस 12 होता है कितना, 76। यही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी में ही दिया हुआ है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। क्वेश्चन नंबर 4 को देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 4 को देखिएगा। सवाल में दिया हुआ है कि एक चार्ट है और इस चार्ट में दिया हुआ है 2 राज्य ए और बी के जनसंख्या जो है वह लाख में दर्शाया गया है। तो ग्राफ का अध्ययन कीजिए और इसके आधार पर पूछे गए प्रश्नों का उत्तर दीजिए। ठीक है, 2 स्टेट है, स्टेट ए और स्टेट बी, और इस स्टेट में जो पॉपुलेशन है उसको लाख में दर्शाया गया है। तो हमसे सवाल में क्या पूछा जा रहा है, हमसे पूछा जा रहा है दिए गए सभी वर्षों के लिए राज्य बी की औसत जनसंख्या कितनी होगी, यानी राज्य बी की औसत जनसंख्या ज्ञात करना है। कुछ नहीं है, बहुत आसान सवाल है। तो सब आप क्या कीजिए कि राज्य बी में प्रत्येक वर्ष में कुल कितनी जनसंख्या हो रही है राज्य बी की, ये आपको पता करना है। तो राज्य ए को हल्का सा कलर है और राज्य बी में थोड़ा सा डीप कलर को पॉपुलेशन से डिसाइड किया गया है। तो पहले स्टेट है और दूसरा स्टेट बी है। तो स्टेट बी में राज्य 16 में 2016 में, देखिए स्टेट बी के सारे जनसंख्या मैं आपके सामने लिखने जा रहा हूँ। तो कितना वर्ष है, तो 2016 है, फिर 2017 है, 2017 है, फिर 2018 है, फिर 2019 है, फिर 2020 है और 2021 है। तो थोड़ा सा इसको हम लोग छोटा छोटा करके लिखते हैं ताकि आसानी से आपको दिखाई दे। पहले 2017 है, ठीक है, फिर 2018 है, ठीक है, फिर 2019 है, फिर 2020 है और फिर 2021 है। ठीक है, और ये राज्य बी की जनसंख्या के बारे में मैं बात कर रहा हूँ। 2016 में, अच्छा 2016 भी है, 2016 भी है, तो यहाँ पर मैं 2016 लिख देता हूँ। और ये मैं स्टेट बी की पॉपुलेशन की बात कर रहा हूँ, राज्य बी की जनसंख्या की बात मैं कर रहा हूँ। 2016 में राज्य बी की जनसंख्या जो था वह 38 लाख था। 2017 में राज्य बी की जनसंख्या 52 लाख था। 2018 में राज्य बी की जनसंख्या जो है वह 58 लाख था। ठीक है, वर्ष 2019 में राज्य बी की जनसंख्या जो था वह 60 लाख था, और राज्य 2020 में राज्य बी की जो जनसंख्या थी वह 68 लाख था, और 2021 में राज्य बी की जो जनसंख्या थी, स्टेट बी का जो पॉपुलेशन था वह 72 लाख था। तो हमें बस ये पता करना है इन सब का एवरेज क्या होगा। तो अगर एवरेज निकालना है तो बस एक तरीका है, इन सबको जोड़कर आप 6 से डिवाइड कर दीजिए, क्योंकि कितने वर्ष हैं, 1 2 3 4 5 6, तब भी आप पॉपुलेशन डिसाइड कर लोगे। ठीक है, और दूसरा तरीका है आप डायरेक्ट डेविएशन लगा दीजिए। तो डेविएशन लगाओगे तो मान लीजिए आप अपने हिसाब से कुछ भी, कि मान लीजिए राज्य बी की कुल जनसंख्या जो एवरेज जो
पॉपुलेशन होगा वह मैं मान लेता हूँ 60 लाख होगा। यानी अगर एवरेज आपसे पूछा जा रहा है तो मैंने मान लिया कि राज्य बी की जो जनसंख्या है वह 60 लाख होगी। अब हमें यह पता करना है कि जो 60 लाख आपने माना है क्या वो सही है कि नहीं है, तो चेक करते हैं। तो यहाँ पर देखिए 2016 में राज्य बी की जनसंख्या 38 लाख था और आपने मान लिया है 60 लाख, तो ये जनसंख्या इससे कितना कम है ये आप हमें बता दीजिए। तो आपको 22 कम है, यानी 22 लाख कम है। और यहाँ पर आपने माना है संख्या 60 और यहाँ पर 52 है, तो ये इससे कितना कम है, तो -8 कम है, यानी 8 कम है। ये इससे कितना कम है, तो 2 कम है। ये कितना है, तो ये 0 के बराबर है, ना कम है ना ही ज़्यादा है। ये कितना है, तो +8 है। और ये कितना है, तो ये +12 है। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख लीजिए, इसका वेटेज निकालिए। वेटेज निकालोगे तो ये 12 8 कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा। 12 8 हो जाएगा कितना, 20। तो +8 -8 खत्म कर दीजिए। ठीक है, यहाँ पर देखिए ये कितना हो जाएगा, -24 होगा और +12। तो ये -24 से इसको अगर आप +12 -24 को अगर आप जोड़ते हो तो आपको मिलेगा कितना, मिलेगा टोटल वेटेज जो मिलेगा वह निगेटिव मिलेगा। निगेटिव जो मिलेगा वह कितने का, तो 24 में से आपने 12 को घटाया है, तो यहाँ पर आपको मिलेगा कितना, 12, निगेटिव 12 मिला। अब यहाँ पर चूंकि ये नंबर निगेटिव में आपको मिल रहा है, यानी माइनस इतना का वेटेज कम हो रहा है। और ये जो कम हो रहा है वह कितने पर, कितने वर्षों में, तो 1 2 3 4 5 6, तो 6 से इसको आप डिवाइड कर दीजिए। तो चूंकि यहाँ पे ये नंबर निगेटिव में आ रहा है, ये -2 आ रहा है, मतलब -2 ये आपको बता रहा है कि जो आपने एवरेज माना है वो सही नहीं है, वो एवरेज आपका सही नहीं है, उसमें इतना आपको माइनस करना पड़ेगा, यानी कि 2 घटाना पड़ेगा, तब आपका एवरेज सही होगा। तो 60 में से जब आप 2 को घटाओगे तो जो एवरेज आपका होगा, जो ओरिजिनल एवरेज आपका हो जाएगा वह 58 लाख हो जाएगा। यानी राज्य बी की जो औसत जनसंख्या होगी वह कितना होगा, 58 लाख होगा, 58 लाख। और ये इस सवाल का उत्तर होगा। देखिए कौन सा ऑप्शन दिया हुआ है, ऑप्शन नंबर डी। कुछ नहीं था, बहुत आसान सवाल है। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। क्वेश्चन नंबर 5 को देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 5 को देखिएगा। सवाल में कहा है 10 cm व्यास वाले एक बेलन का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल 330 वर्ग सेंटीमीटर है, बेलन की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। देखिए संपूर्ण पृष्ठ का मतलब क्या होता है, अगर कोई सिलेंडर है इस प्रकार से, बेलन मतलब अगर कोई सिलेंडर इस प्रकार से है, तो संपूर्ण पृष्ठ का मतलब क्या हुआ, संपूर्ण पृष्ठ मतलब कि टोटल सरफेस एरिया, संपूर्ण पृष्ठ यानी कि कुल सतह का क्षेत्रफल। तो किसी भी बेलन में, जैसे देखिए ये कलम जो है, ये कलम भी हमारा एक बेलन का ही रूप होता है। तो इस बेलन में संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होता है, तो जिस सतह को आप छू रहे हो उन सभी सतह का क्षेत्रफल आपको निकालना पड़ेगा, वही टोटल सरफेस एरिया होगा। तो एक बीच वाला सतह यानी कर्व्ड पार्ट जो आप वक्र पृष्ठ को जो छू रहे हो वो वाला सतह हो जाएगा। फिर ऊपर में एक सर्कल बन रहा है और नीचे भी एक सर्कल बन रहा है, तो बीच वाला यानी वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल 2πrh, और यहाँ पर नीचे में एक सर्कल बनेगा तो इसका एरिया 2πr हो जाएगा। यही हो जाएगा, सॉरी 2πr नहीं होगा ना, πr² हो जाएगा ना, πr² यहाँ पर इसका क्षेत्रफल, और इसका चूंकि वृत्ताकार है ना, तो और ऊपर में भी इसका क्षेत्रफल हो जाएगा πr² यानी 2πr²। तो संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल जो होता है वह टोटल सरफेस एरिया, और बेलन का टोटल सरफेस एरिया क्या होगा, नीचे वाला सतह का क्षेत्रफल जो ऊपर वाले सतह का क्षेत्रफल जो बीच वाले वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल। तो बेलन के संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होगा, यानी कि टोटल सरफेस एरिया क्या हो जाएगा। बेलन के संपूर्ण पृष्ठ का जो क्षेत्रफल होता है, एक बीच वाला सतह जो होता है वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल यानी कि 2πrh प्लस नीचे भी वृत्त था और ऊपर भी वृत्त था। देखिए ये बेलन अगर है तो इस बेलन के संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल निकालना है, मतलब ये बीच वाला सतह का क्षेत्रफल भी निकालना है, और ऊपर में जो सर्कल बन रहा है इसका भी क्षेत्रफल प्लस इसका भी क्षेत्रफल। तो बीच में वक्राकार बन रहा है तो वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल होता है 2πrh। अब नीचे जो है वह वृत्ताकार है तो वृत्त का क्षेत्रफल πr² यहाँ पर भी और ऊपर में भी πr²। तो संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल जो होता है बेलन का हुआ होता है 2πrh प्लस 2πr²। बस इसको थोड़ा सा सिंपल फॉर्म में आप लिख लीजिए। दोनों में क्या कॉमन बन रहा है, 2πr तो दोनों में कॉमन बन रहा है, तो दोनों से अगर 2πr को अगर आप कॉमन करते हो तो यहाँ पे h मिलेगा और यहाँ पर एक r मिल जाएगा। तो यही होगा उस बेलन के वक्र संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल। अब अपने को क्या दे रखा है, बेलन के संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल जो है वो सवाल में दिया हुआ है 330 वर्ग सेंटीमीटर है, इतना स्क्वायर सेंटीमीटर है, ये सवाल में हमें दे रखा है। ठीक है, और इसका जो डायामीटर होगा उस बेलन का जो व्यास होगा वह 10 सेंटीमीटर होगा, यानी कि त्रिज्या आपको सवाल में दिया हुआ है 5 सेंटीमीटर। त्रिज्या आपको सवाल में दिया हुआ है 5 सेंटीमीटर, चूंकि व्यास अगर 10 सेंटीमीटर है यानी रेडियस जो होगा वह 5 सेंटीमीटर होगा। ठीक है, तो बेलन का ऊंचाई क्या होगा ये आपको पता करना है, बस वैल्यू आपको पुट करना है। पाई की वैल्यू आपके पास है, आर की वैल्यू है, टोटल सरफेस एरिया भी है, तो सवाल को पुट कीजिए। टोटल सरफेस एरिया आपको दे रखा है 330 वर्ग सेंटीमीटर, बराबर में हो जाएगा 2। पाई की वैल्यू आप पुट कर दीजिए 22/7 इंटू आर की वैल्यू आपको पता ही है 5 है। ठीक है, और इस ब्रैकेट की वैल्यू जो होगा वह कितना हो जाएगा, h प्लस आर, यानी 5 प्लस आर हो जाएगा, 5 प्लस आर हो जाएगा, यही होगा ना। बस इसको आप सॉल्व कर दीजिए। जब इसको आप सॉल्व करोगे तो क्या मिलेगा ये बताइए। पहले 11 से काट दीजिए इसको, 11 तिया 33 होता है, 11 तिया 33 होता है और 11 दूना 22 होता है। ठीक है,
5 से ये कैंसिल हो जाएगा कितने बार में, 6 बार में, ठीक है। 2 से ये कैंसिल हो जाएगा कितने बार में, 3 बार में, ठीक है। तो यहाँ पर 1 2 है, यहाँ पर 1 2 है और बट्टा में ये 7 है, तो 7 इधर आएगा तो 7 तिया 21 होगा और 2 इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो 10 होगा और प्लस 2r हो जाएगा। तो इधर आके माइनस होगा तो यहाँ से 2r की वैल्यू आपको मिला है 11, तो r का मान जो होगा वह 5.5 सेंटीमीटर होगा और ये इस सवाल का उत्तर है। इसमें कुछ भी एक्सप्लेन की जरूरत नहीं है। चलिए ऑप्शन नंबर ए इस सवाल का उत्तर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। क्वेश्चन नंबर अपना 6 को देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 6 आपके सामने आने वाला है। सवाल में कहा एक निश्चित बिल पर 32% की एकल छूट देने के बाद के विक्रय मूल्य और 20% प्रत्येक की 2 क्रमिक छूट देने के बाद कि विक्रय मूल्य का अंतर 25 रुपया है, तो बिल का वास्तविक राशि ज्ञात कीजिए। देखिए किसी सामान को इस प्रकार से बेचा गया है कि उस पर पहले एकल छूट दे दिया गया है, एक ही डिस्काउंट दिया है और वो जो डिस्काउंट है वो आपको दिया है 32% का। यानी कि किसी वस्तु को अगर बेचा गया है, बेचना है, तो उस पर उसने क्या किया है कि पहले डायरेक्ट उस पर एक छूट दे दिया है 32% का, लेकिन अब क्या किया है कि उसी वस्तु पर 2 अलग अलग छूट दे दिया है। पहला डिस्काउंट जो है वह 20% का है और फिर उसी पर एक और 20% का डिस्काउंट दे दिया है। तो इस प्रकार से सवाल में बोला है कि इन दोनों के बीच का जो अंतर होगा, इन दोनों के बीच कितने का अंतर है, यानी कि विक्रय मूल्य छूट देने के बाद, इन दोनों के डिस्काउंट देने के बाद जो है वह विक्रय मूल्य का अंतर 25 रुपया होता है। तो उस वस्तु का वास्तविक मूल्य आपको ज्ञात करना है। तो एकल डिस्काउंट तो अपने को पता ही है 32% है। अब मैं ये पता करना चाहता हूं कि यहाँ पर डिस्काउंट टोटल कितना होगा। तो देखिए 20% का जो सक्सेसिव परसेंटेज चेंज होता है वह कितना होता है, तो 36% होता है। क्या होता है, 36% होता है। यहाँ पर अगर आप सक्सेसिव परसेंटेज चेंज अगर लगाते हो तो ये हो जाएगा कितना, 36, यानी ये हो जाएगा -20, चूंकि डिस्काउंट दे रहा है तो यहाँ पर भी -20, आप माइनस इंटू माइनस प्लस 20 गुने 20, यही हो जाएगा। बट्टा में 100 आपको करना है तो जो 2 जीरो खत्म हो जाएगा, माइनस के 40 अब प्लस का 4 यानी कि माइनस का 36, इतना परसेंट, यानी कि 36% का डिस्काउंट इसको सेकेंड टाइम में जब वह इतना प्रतिशत का 2 क्रमिक छूट दे रहा है। पहले डिस्काउंट 32% उसने दिया था एकल डिस्काउंट, अब अगर वह 2 डिस्काउंट लगातार दे दे 20% का, तो कुल मिलाकर उसने 36% का डिस्काउंट दिया है। तो पहले डिस्काउंट 32% था, अब 36% हो गया है। तो डिस्काउंट जो हो जा रहा है वह कितने प्रतिशत का अंतर है, 4% का अंतर है। डिस्काउंट में 4% का अंतर है और यही 4% की वैल्यू जो है वह 25 के इक्वल है। तो अगर 4% की वैल्यू 25 है तो 100% की वैल्यू कितनी होगी ये आपको पता करना है। तो 100% की वैल्यू कितना के बराबर होगा, तो 4 को आपने 100 बनाया 25 से मल्टीप्लाई करके, तो इधर भी 25 से मल्टीप्लाई करना होगा, तो 25 का स्क्वायर यानी कि 625 हो जाएगा। यानी कि उस वस्तु का जो वास्तविक मूल्य होगा वह कितना हो जाएगा, 625 रुपया हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इस सवाल का उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इस सवाल का उत्तर हो जाएगा। कुछ था ही नहीं। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। क्वेश्चन नंबर 7 को देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 7 को देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 7 को देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 7 को देखिए। क्वेश्चन नंबर 7 को देखिए। कहा है कि किसी समूह में पुरुष, महिलाएं और बच्चे शामिल हैं। यदि उनमें से 40% पुरुष, 35% महिलाएं और शेष बच्चे हैं और उनके औसत वजन क्रमशः 70 केजी, 60 केजी और 30 केजी है, तो उस समूह का औसत कितना होगा, उस समूह का कुल औसत कितना होगा ये आपको पता करना है। मान लीजिए कि कुल समूह में 100 आदमी था, यानी कि कुल ग्रुप जो था उसमें टोटल जो आदमी थे, आदमी की कुल संख्या जो था वह 100 था। कितना था, 100 था। आदमियों की कुल संख्या जो था वह 100 है। अब इस 100 आदमी में 3 तरह के लोग रह रहे हैं। एक आदमी है, दूसरा फीमेल है यानी मर्द, औरत, और बच्चा है यानी कि वाइज है, ठीक है, चिल्ड्रेन है, ठीक है। अब कहा है कि किसी समूह में पुरुष, महिला और बच्चे शामिल है। यदि उनमें से 40% पुरुष है, टोटल जनसंख्या 100 है जिसमें से 40% पुरुष है, तो 100 का 40% यानी कि 40, यानी कि आदमी की कुल संख्या 40 हो जाएगा। और 35% महिलाएं हैं, तो 100 का 35% जो होगा वह 35 होगा। और शेष बच्चे हैं, तो कुल जनसंख्या 100 था जिसमें से इन दोनों का योगफल 75 है, तो बच्चों की संख्या जो हो जाएगा वह कितना हो जाएगा, 25 हो जाएगा। यानी कि आदमी की संख्या अगर 40 है तो महिलाओं की संख्या 35 और बच्चों की संख्या जो है वह 25 है। आगे सवाल में दिया हुआ है कि जो आदमी का औसत वजन है वह 70 केजी है। जो आदमी का औसत वजन है वह 70 केजी है। महिलाओं का जो औसत वजन है, वह 60 केजी है। तो बच्चों का औसत वजन, अच्छा बच्चों का औसत वजन भी आपको दिया है 30 केजी है। तो इन सभी 100 लोगों का औसत वजन कितना होगा, एवरेज वेट क्या होगा ये आपको पता करना है। एक तो तरीका ये है कि अभी आप क्या कीजिए कि सभी का कुल वजन निकाल दीजिए और उसको फिर 100 से डिवाइड कर दीजिए। जैसे इन दोनों को मल्टीप्लाई करके निकाल दीजिए, फिर इसका मल्टीप्लिकेशन निकाल दीजिए, फिर इसका मल्टीप्लिकेशन निकाल के सबको ऐड करके 100 से डिवाइड कर दीजिए, तो कुल औसत वजन आपको मिल जाएगा। एक तो तरीका ये है। दूसरा तरीका ये है कि आप डायरेक्ट डेविएशन यूज कर सकते हो। हमें निकालना है सभी
कुल समूह का औसत वजन यानी कि 100 आदमी का औसत वजन हमें निकालना है। तो आप कैसे सोच सकते हो ये बताइए। एक तो तरीका है दोनों को गुना करके, यानी ये 2800 हो जाएगा और ये हो जाएगा कितना, 35 छक्का कितना होता है, 245 होता है क्या, 35 छक्का होता है 245। एक तो तरीका ये है कि आप ऐसे सवाल को सॉल्व कर दीजिए। अगर 100 आदमी का औसत वजन आपको पता करना है तो तरीका ये है कि इन दोनों को गुना करके गुणनफल लिखिए, 7 चौका 2800, ये 2800 हो जाएगा। अब प्लस इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन कितना हो जाएगा, 6 चौका गुणनफल कितना होगा, तो 35 छक्के होता है कितना, 210, 35 दूना 70 और 2 तिया 6, यानी कि 7 तिया 21, यानी कि 210, यानी ये हो जाएगा 2100। अब प्लस ये कितना हो जाएगा, इसका कुल वजन कितना हो जाएगा, 25 तिया 75, यानी कि 750 kg। तो इस तरीके से महिला, पुरुष और बच्चे का कुल वजन जो हो जाएगा वह इतना हो जाएगा। तो यही इसी का कुल औसत वजन हमें निकालना है। तो इसको 100 संख्या जो है 100 है, तो 100 से इसको डिवाइड कर दीजिए। तो चलिए इसको जब आप सॉल्व करोगे तो क्या उत्तर आपको मिलेगा ये हमें बताइए। यहाँ से क्या आपका उत्तर मिलेगा ये आप हमें बता दीजिए। 2 जीरो अगर आपको खत्म करना है तो यहीं से 2 जीरो खत्म कर दीजिए, 2 जीरो इसका भी, 2 जीरो इसका भी, और 2 जीरो इसका खत्म करोगे तो यहाँ पे डेसिमल आ जाएगा। तो 28 अब प्लस 21 होता है कितना, 49 और 7 हो जाएगा 56.5, यानी कि 56.5 kg, 56.5 kg होगा। ये इस सवाल का उत्तर होगा, यानी कि कुल समूह का औसत वजन 56.5 kg होगा। एक तो तरीका ये है। दूसरा तरीका ये है कि आप डेविएशन लगा दीजिए। डेविएशन अगर आप लगाते हो तो मान लीजिए कुल औसत वजन जो है वह कुछ भी मान लीजिए, मैं मान लेता हूँ कुल औसत वजन जो होगा वह कुछ भी होगा। जैसे मान लीजिए मैं कुल औसत वजन को 50 kg मान लेता हूँ, यानी कि 100 बच्चे का जो 100 आदमी है उसका कुल औसत वजन जो होगा वह 50 kg होगा। अगर सभी समूह का औसत वजन 50 kg है तो यहाँ पर आदमी का औसत वजन आपको दे रखा है 70 kg है। तो ये इससे कितना ज़्यादा हो जाएगा ये बताइए, ये इससे कितना ज़्यादा हो जाएगा। तो आप कहोगे 20 ज़्यादा है, 20 ज़्यादा है, लेकिन कितना पर ज़्यादा है, 40 पर। तो ये इस तरीके से भी आप सवाल को अगर आप सॉल्व करते हो तो थोड़ा सा कैलकुलेशन आपको करना ही पड़ेगा। तो यहाँ पर इसका भी आप निकाल दीजिए। फिर यहाँ पर देख लीजिए कुल औसत वजन आपने 50 माना है और औरतों का औसत वजन जो है वह 60 है। तो ये इससे कितना कम है, तो 10 कम है, यानी ये इससे कितना कम है, ज़्यादा है, तो 10 का ज़्यादा है, 10 ज़्यादा है किस पे, तो 35 पे। तो फिर इसका हो जाएगा, इसका औसत वजन कितना है, तो 20 कम है, कितना पर, तो 25 पर। तो इस प्रकार से सबका वेटेज निकाल के 100 से डिवाइड कर दीजिएगा। तो जो रिजल्ट आपको मिलेगा वह थोड़ा सा ज़्यादा मिलेगा, यानी कि 6.5 आपको और इसमें ऐड करना पड़ेगा। तो इस प्रकार से डेविएशन से भी सवाल को सॉल्व कर सकते हो। देखिए जो सवाल आप जिस तरीके से, अब देखिए इसी सवाल को जैसे अभी हम लोगों ने सॉल्व किया था, रेशियो भी लगा सकते थे, कोई दिक्कत नहीं था। जो आपने 100 माना था पॉपुलेशन को, 40, 35 और 25 माना था, वहाँ से आप रेशियो लगाकर भी सवाल को सॉल्व कर सकते थे। जो रास्ता जब आपको दिखता है उस रास्ते से सवाल को सॉल्व कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की ओर। क्वेश्चन नंबर 8 में दिया हुआ है 2 अनुपात समानुपाती है तो x का मान क्या होगा। 40:35 समानुपाती x है, ठीक है, 35:x है, 35:x है। तो x की वैल्यू कितना होगा। हमें पता है कि अगर कोई 2 अनुपात समानुपाती है तो जो अनुपात इसका इसके साथ है वही अनुपात इसका इसके साथ होगा, तभी 2 अनुपात आपस में समानुपाती होगा। तो इसे हम लोग लिख सकते हैं, अनुपात को आप डिवीजन के फॉर्म में लिख सकते हो, बराबर ये हो जाएगा 35/x, यही हो जाएगा। तो इसको इससे मल्टीप्लाई करके ये नीचे आ जाएगा, तो x की वैल्यू आप निकाल सकते हो। यानी x का मान जो होगा वह होगा 40x बराबर 35 × 35। तो यहाँ से x की वैल्यू आपको मिलेगा, ये बट्टा वाला 40 इधर आ जाएगा यहाँ पर। तो 5 से आप कैंसिल कर दीजिए, 5 7 35, 5 8 40। तो 35 7 कितना हो जाता है, 210 और 35 245/8, 245/8, 245/8 ऑप्शन नंबर डी। तो इस तरीके से सवाल को सॉल्व किया जाता है। छोटे छोटे सवाल हैं, इनको देखिएगा। सवाल में दिया हुआ है कि एक दुकानदार किसी वस्तु को 25% के लाभ पर बेचता है और बेईमानी से उस बाट का उपयोग करता है जो वास्तविक बाट से 30% कम है, उसका कुल लाभ प्रतिशत कितना हो जाएगा। 125 - 70/70 परसेंटेज निकाल दीजिए। देखिए कोई दुकानदार अगर 25% का लाभ कमा रहा है, मतलब किसी वस्तु की कीमत अगर 100 है, अगर 100 है किसी वस्तु की कीमत, तो 25% अगर उसको लाभ कमाना है तो कितने में बेचना पड़ेगा, 125 रुपया में बेचना होगा। यानी कि CP जो होगा वह ये हो जाएगा और SP ये हो जाएगा। लेकिन हुआ क्या कि 30% वह कम वजन करता है। मान लीजिए अगर उसको वजन करना था 100 kg और 100 kg के वजन अगर करता है तो उसे कुल मिलाकर इतना रुपया मिलता है, यानी कि 25% का उसे लाभ होता है। यानी कि ग्राहक के सामने में वह इतना वजन कर रहा है 100 kg के रूप में, लेकिन वह बाट जो है ना वह 30% कम कर रहा है। यानी वजन जो करना था वह 100 kg करना था, लेकिन वह वास्तविक वजन से 30% कम वजन वेट कर रहा है। यानी कि जो वजन वेट कर रहा है वह कितना वेट कर रहा है,
70 कर रहा है, यानी कि 100 का जो 30% होता है वह 30 होता है। तो जो वस्तु इतना केजी तौलना था वह उसे सिर्फ इतना केजी में तौल कर दे रहा है, तब इस पे वह कितना लाभ कमा रहा है, 125 रुपया का लाभ कमा रहा है। देखिए, ग्राहक के सामने में वह तो सिर्फ इतना वजन कर रहा है और इतना वह लाभ कमा रहा है, यानी 25% का लाभ कमा रहा है, लेकिन वास्तविक बाट से वह 30% कम वजन कर रहा है। वजन करना था 100 केजी का, लेकिन वह वजन कर रहा है कितना, सिर्फ 70 केजी कम कर रहा है। तो जो दुकानदार जो लाभ कमा रहा है वह 125 का लाभ कमा रहा है, किस पे, इस पे कमा रहा है या इस पे कमा रहा है, इस पे कमा रहा है। ग्राहक के सामने में तो वह सिर्फ इस पे लाभ कमा रहा है 25%, लेकिन वास्तविक बाट से वह 30% कम वजन कर रहा है, यानी जो वाट कर रहा है, वास्तविक जो वजन वो माप कर रहा है, जो तौल कर दे रहा है ग्राहक को, वह इतना केजी पर वह इतना रुपया का लाभ कमा रहा है। तो अगर 70 पर 125 रुपया लाभ कमा रहा है तो कुल कितना प्रॉफिट हो रहा है उसे, तो जो प्रॉफिट हो जाएगा वह कितना हो जाएगा, 30 इधर और 25 उधर, यानी कि 55 रुपया का लाभ हो रहा है। किस पे, 70 पर हो रहा है, तो 100 पर कितना हो जाएगा, बस इतना परसेंट आप कैलकुलेट कर दीजिए, 0 से 0 खत्म हो जाएगा और इधर हो जाएगा कितना, अच्छा 55 को आप 56 पढ़ लीजिए, एक ही कम है, तो ये हो जाएगा 7 8 56 और 10 8 80, यानी कि प्रॉफिट जो होगा वह लगभग 80% के आसपास होगा। तो देख लीजिए 80% के आसपास कौन सा ऑप्शन है, वही आपका उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी ही है, ये तुम्हारा उत्तर हो जाएगा। यानी जो एक्चुअल उसे प्रॉफिट हो रहा है वह 78.57% प्रॉफिट हो रहा है, और यही इस सवाल का उत्तर है। क्योंकि यहाँ पर 80% इसलिए आपको मिला है क्योंकि इस 55 को हमने 56 पढ़ लिया है, ताकि कैलकुलेशन को आप आसानी से कर सको। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर क्या है, 10 है। क्वेश्चन नंबर 10 को देखिएगा, कहा सवाल में दिया है दो संख्याओं का योगफल 32 है, उनमें से एक संख्या दूसरी से 18 अधिक है, तो दोनों में से बड़ी संख्या कौन सी होगी। ठीक है, दो संख्याओं का योगफल x प्लस वाई जो है वह 32 है, उनमें से एक संख्या दूसरी से 18 अधिक है, मतलब कि x माइनस वाई की वैल्यू जो है वह 18 आपको दिया है। तो बताइए बड़ी संख्या क्या होगा। को जब आप जोड़ोगे तो यहाँ से 2x की वैल्यू आपको मिल जाएगा कितना, 32 18 50 होता है, तो x का मान 25 हो जाएगा। बड़ी संख्या अगर 25 है तो छोटी संख्या जो होगा वह 7 होगा, 25 से 7 32 होगा, तो बड़ी संख्या 25 होगा, ऑप्शन नंबर ए। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 11 की सवाल में दिया हुआ है, एक सरलीकरण का सवाल है, सिंप्लीफिकेशन का सवाल है। कहा है कि 8 स्क्वायर इंटू 3 क्यूब, 8 का स्क्वायर इंटू 3 क्यूब बट्टे आपसे पूछा जा रहा है रूट अंडर 64 इंटू रूट अंडर 81 की वैल्यू कितनी होगी। बहुत आसान सवाल है, इसको आप ऐसे ही रहने दीजिए, 8 स्क्वायर, इसको खोलिए मत, इसको बंद ही रहने दीजिए। ठीक है, ये 3 की क्यूब है, ठीक है, ये 3 की क्यूब है, डिवाइडेड बाय रूट अंडर 64 का मान होता है 8, पावर 1 हम लोग लिख सकते हैं, 81 जो होता है वह 9 होता है, तो 9 को आप लिख सकते हो 3 का स्क्वायर। तो अब आपको एक तरीका पता होगा कि देखिए इसके एक पावर से इसका एक पावर खत्म होगा, इसके 2 पावर से इसका 2 पावर खत्म होगा, तो एक पावर बचेगा, तो उत्तर आपका मिल जाएगा 8 गुने 3 बराबर 24। आपको तरीके पते होंगे ना कि अगर बट्टा में ऊपर नीचे बेस समान रहे तो पावर आपस में माइनस हो जाता है। यानी कि अगर सवाल इस प्रकार से है कि x की पावर m है और नीचे x की पावर n है, बट्टा में बीच में भाग का चिन्ह हो और ऊपर नीचे बेस समान हो और दोनों का पावर अलग अलग हो, तो उस केस में हम पावर्स जो होता है वो आपस में क्या होता है, माइनस हो जाता है। तो इसलिए 8 की पावर 1 ऊपर जाके माइनस होगा, तो 8 की पावर 2 में से 8 की पावर 1 माइनस होगा, तो 8 की पावर 1, और यहाँ पर पावर 2 पावर 3 से माइनस होगा तो 1, तो ये हो जाएगा 8 इंटू 3 कितना हो जाएगा 24। छोटे छोटे कॉन्सेप्ट यूज किए गए हैं इस तरह के सवाल में। क्वेश्चन नंबर 12 को देखिएगा, सवाल में दिया हुआ है कि निम्नलिखित में कौन सा युग्म सअभाज्य नहीं है, यानी कि कौन सा युग्म जो है वह को प्राइम नहीं है। तो को प्राइम नंबर वो नंबर होते हैं जिनका HCF 1 हो। को प्राइम होने के लिए कम से कम 2 नंबर आपको चाहिए, और अधिक से अधिक तो कुछ भी हो सकता है ना। तो वह ग्रुप आप देखिए जिसका HCF कौन सा युग्म सअभाज्य नहीं है। तो 3 ऑप्शन तो सअभाज्य होगा, ये बात तो पता है। ऑप्शन ए भी सअभाज्य है, ऑप्शन बी सअभाज्य नहीं है क्योंकि HCF 2 बन रहा है, ठीक है। ऑप्शन डी भी सअभाज्य है, ऑप्शन सी भी सअभाज्य है, तो ऑप्शन नंबर बी हमारा सअभाज्य नहीं होगा क्योंकि HCF 2 बन रहा है। क्वेश्चन नंबर 12 का ऑप्शन नंबर बी को देखिएगा तो यहाँ पे लिखा हुआ है 17,34। सअभाज्य मतलब वो संख्या जिनका HCF 1 हो। तो यहाँ पे देखिए इन दोनों का HCF जो बन रहा है वह कितना बन रहा है, 2 बन रहा है। क्या, सॉरी 2 नहीं बन रहा है, 17 बन रहा है, मैं बोल रहा हूँ 17। HCF जो है वह 17 बन रहा है। 17 वह बड़ी से बड़ी संख्या है जो दोनों संख्याओं को काट रही है, इसलिए इसका HCF 17 बन रहा है, ठीक है। इसका HCF 1 नहीं बन रहा है, अगर HCF 1 बनता तो ये भी हमारा को प्राइम नंबर होता है, यानी सहभाज्य होता। क्वेश्चन नंबर 13 को देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 13 को देखिए, सवाल में दिया हुआ है कि 2 व्यक्ति किसी काम को 12 और 16 दिन में कर सकता है। राजू है और रमन है, रोजू और रमन है, R1 और R2 है, ठीक है। राजू किसी काम को 12 दिन में करता है तो रमन उस काम को 16 दिन में करता है, ठीक है, 16 दिन में करता है। अब कहा है कि वे राजू काम शुरू करता है और वैकल्पिक रूप से काम करता है, मतलब बारी बारी से एक एक दिन काम करता है, तो काम समाप्त होने में कितना दिन का समय लगेगा ये आपको पता करना है।
कार्य कितना दिन में समाप्त होगा। ठीक है, पहले टोटल वर्क निकाल दीजिए, इन दोनों का एलसीएम होगा 48। कुल काम 48 है, जिससे कि राजू रमन को करना है। राजू अकेले इतना दिन में कर सकता है, रमन इतना दिन में कर सकता है, तो राजू की इफिशियंसी हो जाएगा बच्चों का 48, रमन की इफिशियंसी हो जाएगा 3। राजू इस गति से काम कर रहा है, रमन जो है वह इस गति से काम कर रहा है। अब काम जो है वह कुछ इस प्रकार से होता है कि पहला दिन राजू काम करेगा तो दूसरा दिन राजू नहीं करेगा, अकेले रमन को करना पड़ेगा। फिर तीसरा दिन राजू को अकेले काम करना होगा तो चौथा दिन रमन को अकेले काम करना होगा, और इस प्रकार से तब तक काम करते रहता है जब तक कि काम समाप्त ना हो जाए। तो आप हमें ये बताइए, अगर राजू हर ऑड डे पे आ रहा है, राजू पहला दिन आएगा, फिर तीसरा दिन, फिर पांचवा दिन, फिर सातवां दिन, और रमन जो है हर इवेंट डेज पे आ रहा है, दूसरा दिन, चौथा दिन, फिर छठा दिन, इस प्रकार से आ रहा है, तो काम कुल कितने दिन में समाप्त होगा। तो एक बात बताइए, मैं कम से कम कितना दिन इसमें लूँ कि दोनों आदमी शामिल हो जाए। तो आपको कहोगे कि पहला दिन तो चूंकि राजू कर रहा है और दूसरा दिन रमन कर रहा है अकेले, तो कम से कम आपको 2 दिन का काम लेना होगा, तभी दोनों आदमी शामिल हो पाएगा। तो कम से कम 2 दिन का अगर मैं काम लेता हूं तो 2 दिन में राजू और रमन कुल कितना काम करेगा। तो आप कहोगे कि राजू और रमन, राजू एक दिन में 4 काम करेगा और रमन एक दिन में 3 काम करेगा। तो चूंकि पहले दिन राजू 4 काम करके चला जाएगा, फिर दूसरे दिन रमन जो है वह 3 काम करके चला जाएगा, तो ये दोनों मिलकर 2 दिन में कुल कितना काम करेगा ये बताइए। तो आप कहोगे राजू और रमन दोनों मिलकर 2 दिन में कुल 7 काम कर रहा है। अगर दोनों मिलकर 2 दिन में 7 काम कर रहा है और उसे कुल मिलाकर 48 काम करना है, तो कितना दिन का समय लगेगा। तो आप कहोगे कि सर इसमें 7 में से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो ये 49 हो जाएगा। ध्यान दीजिए, ये काम है 2 दिन में ये दोनों मिलकर 7 काम कर रहा है, हमें 48 काम करवाना है। ध्यान रहे, काम ज्यादा नहीं होना चाहिए, काम या तो इतना हो जाए या इससे कम। तो सोचिए मैं इसमें कम से कम कितना से मल्टीप्लाई करूं कि या तो गुणनफल 48 हो जाए या फिर 48 से कम। तो आप कहोगे अगर 7 से मल्टीप्लाई करोगे तो गुणनफल 49 हो जाएगा, 48 से ज्यादा। ठीक है, तो आपको कम करवाना है, चूंकि काम ही 48 है, अगर 7 से गुना करोगे तो काम 49 हो जाएगा, ज्यादा काम हो जाएगा। तो ज्यादा काम तो कोई करता नहीं है, कम ही काम करेगा या काम के बराबर करेगा। तो इसमें आप 6 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, इधर भी और इधर भी, तो आप पाओगे कि ये दोनों मिलकर 12 दिन में कुल मिलाकर 42 काम किया है। 42 काम किया है। अब 12 दिन में अगर ये 42 काम किया है तो 13वां दिन काम करने कौन आएगा। तो आप कहोगे 13वां दिन, यानी हर ऑड डे पे राजू काम करने आता है, तो 13वां दिन फिर राजू आएगा और 4 काम कर देगा। तो 13 दिन में ये दोनों मिलकर कुल कितना काम कर देगा, 42 प्लस 46 काम कर देगा। फिर 14वां दिन कौन काम करने आएगा, रमन आएगा। रमन आएगा काम करने, तो 14वां दिन आएगा अगर रमन, तो पूरा दिन अगर काम करेगा तो 3 काम करेगा एक दिन में, लेकिन काम बचा हुआ है कितना, 13 दिन में ये दोनों मिलकर 46 काम कर दिया है। काम था 48-46 काम 13 दिन में बचा, खत्म हो गया है। तो जो काम बचा हुआ है वह सिर्फ और सिर्फ 2 काम बचा है, और इस 2 काम को करने के लिए कौन आएगा, रमन आएगा। रमन एक दिन में 3 काम करता है, तो 2 काम खत्म करने में इसे कुल इतना दिन समय लगेगा। तो ठीक है, तो 13 दिन यहाँ था, 2/3 दिन यहाँ, तो कुल मिलाकर इतने दिन में काम समाप्त हो जाएगा, 13.2/3 दिन। 13.2/3 दिन, ऑप्शन नंबर डी। तो इस तरह के सवाल बार बार परीक्षाओं में पूछे जाते हैं, जो कि काफ़ी आसान सवाल होते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की ओर। सवाल में दिया हुआ है कि एक कार 5 घंटे में 275 किलोमीटर की दूरी तय करता है। अगर 5 घंटे में यह 275 किलोमीटर की दूरी तय करता है तो प्रति घंटे कार की गति जो हो जाएगा वह होगा 275/5, इतना किलोमीटर प्रति घंटा, यानी कि कार की स्पीड जो होगा वह इतना हो जाएगा। 5 × 25 और 2 × 25, यानी कि 55 किलोमीटर प्रति घंटा। कार की गति जो होगा वह 55 किलोमीटर प्रति घंटा होगा। अब कहा यदि इसकी गति 5 किलोमीटर प्रति घंटा कम कर दिया जाए, गति 55 किलोमीटर प्रति घंटा, अगर 5 किलोमीटर प्रति घंटा कम करोगे तो गति हो जाएगा 50 किलोमीटर प्रति घंटा। अब अगर इस स्पीड से चलता है तो वह 250 किलोमीटर की दूरी कितने समय में तय कर देगा, यानी 50 किलोमीटर की दूरी स्पीड से चल रहा है तो 250 किलोमीटर की दूरी तय करने में उसे कुल कितना समय लगेगा। तो टाइम बराबर होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड, है समय बराबर होता है दूरी बटा चाल। तो दूरी जो है वह 250 बट्टे कितना हो जाएगा, इतना समय लग जाएगा। कितना हो जाएगा, 5 घंटा। 5 घंटा में वह 250 किलोमीटर की दूरी तय कर देगा। चलिए छोटे छोटे सवाल हैं, कैलकुलेशन इसलिए करना पड़ता है तो चूंकि यहाँ पे हमें अगर सारे सवाल को सॉल्व करना है तो इसलिए सवाल को सॉल्व करने के लिए कैलकुलेशन करना होगा। क्वेश्चन नंबर 15 को देखिएगा। सवाल में दिया हुआ है कि किसी समबाहुभुज का प्रत्येक अंतःकोण 160 डिग्री है, तो उस समबाहुभुज में भुजाओं की संख्या क्या होगा। समबाहुभुज मतलब एक ऐसा बहुभुज जिसकी सभी भुजाएं आपस में बराबर हो। ठीक है, उस समबाहुभुज के प्रत्येक अंतःकोण 160 डिग्री है, तो उस समबाहुभुज में भुजाओं की संख्या कितनी होगी। देखिए, किसी भी समबाहुभुज के प्रत्येक अंतःकोण अगर एक अंतःकोण अगर आपको दे दिया है और आपसे पूछा जा रहा है बहुभुज में भुजाओं की संख्या कितनी होगी, साइड की लेंथ, अगर साइड की संख्या आपसे पूछा जा रहा है, एन की वैल्यू अगर आपसे पूछा जा रहा है, तो फॉर्मूला होता है किसी भी समबाहुभुज के प्रत्येक अंतःकोण का फॉर्मूला होता है, किसी समबाहुभुज के प्रत्येक अंतःकोण जानने का फॉर्मूला होता है n-2 × 180 डिग्री डिवाइडेड बाय n। इस फॉर्मूला से आप किसी भी समबाहुभुज के प्रत्येक अंतःकोण आप निकाल सकते हो। अब अपने को सवाल में दिया है कि उस समबाहुभुज के प्रत्येक अंतःकोण जो है वह
वह 160 डिग्री है, यानी कि प्रत्येक अंतःकोण जो है वह 160 डिग्री है। तो ये भी उस समबाहुभुज के प्रत्येक अंतःकोण है और ये भी उस समबाहुभुज के प्रत्येक अंतःकोण है, तो इसलिए आपस में बराबर। तो यहाँ से n का जो मान होगा उस समबाहुभुज में भुजाओं की संख्या होगा, तो इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे तो 180n माइनस 360 डिग्री बराबर 160n हो जाएगा। तो दोनों के बीच का गैप जो है वह 20n की वैल्यू जो होगा वह 360n है, तो n का मान जो होगा वह 18 हो जाएगा। यानी कि उस समबाहुभुज में, उस रेगुलर पॉलीगन में भुजाओं की जो संख्या होगा n की जो वैल्यू होगी वह 18 होगी। चलिए 18 क्वेश्चन नंबर 16 की ओर हम लोग बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 को देखिएगा। कहा एक समलंब चतुर्भुज की समानांतर भुजाएं और उसकी ऊंचाई के सार्व अंतर के साथ समानांतर श्रेणी में है। बहुत अच्छा सवाल है। यदि ऊंचाई उस श्रेणी का सबसे बड़ा पद है और समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल 160 वर्ग यूनिट है, तो सबसे बड़ी समानांतर भुजा की लंबाई सबसे छोटी समानांतर भुजा की लंबाई का अनुपात ज्ञात कीजिए। अच्छा सवाल है, ठीक है। अच्छा, समलंब चतुर्भुज यानी कि क्या होता है? ट्रेपेजियम होता है, ट्रेपेजियम होता है। अब इस किसी भी ट्रेपेजियम का एरिया आपको दे रखा है। समानांतर चतुर्भुज, समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल होता है 1/2 गुने समानांतर भुजाओं का योगफल गुने ऊंचाई। ये बात आपको ध्यान में रखना है। अब कहा समलंब भुजा, देखिए समलंब चतुर्भुज जो होता है, ट्रेपेजियम जो होता है वह कुछ ऐसा होता है। समलंब चतुर्भुज में दो भुजाएं जो होती है वह एक दूसरे के समानांतर होती है। जैसे मान लीजिए ये दोनों भुजाएं एक दूसरे के समानांतर है, ठीक है। और ये हमारा क्या है? हाइट है, यानी कि ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस जो होता है वह किसी भी फिगर में हाइट का काम करता है। तो ये इस समलंब चतुर्भुज की क्या है? ऊंचाई है, ठीक है। अब सवाल में कहा है कि इस समलंब चतुर्भुज में दोनों समानांतर भुजाएं और ऊंचाई जो है वह सार्व अंतर, इन सब के जो सार्व अंतर है वह 4 है और यह एक समानांतर श्रेणी में है, यानी कि एपी के सीरीज में है, ठीक है। अगर ये इन सब का सार्व अंतर 4 है, मतलब इन दोनों के बीच का भी अंतर 4 है, इसका भी अंतर 4 है, ठीक है। और सबसे बड़ी संख्या यानी सबसे बड़ा पद इसका ऊंचाई है, तो ठीक है। सबसे बड़ा पद अगर ऊंचाई है तो हमसे पूछा जा रहा है इस समलंब चतुर्भुज की सबसे बड़ी भुजा और सबसे छोटी भुजा का अनुपात क्या होगा, ठीक है। मैं मान लेता हूं कि अगर इस समलंब चतुर्भुज की दोनों समानांतर भुजाएं और ऊंचाई समानांतर श्रेणी में है और सार्व अंतर 4 है, मतलब कि डिफरेंस अगर 4 का है, तो ये छोटी भुजा अगर x है, अगर ये छोटी भुजा हमारा x है, अगर ये छोटी भुजा आपका x है, तो ये वाला डिस्टेंस कितना होगा? तो आप कहोगे x + 4 हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। और अगर ये x + 4 है तो ये वाला डिस्टेंस कितना हो जाएगा? तो x + 8 होगा, क्योंकि हाइट जो है वह इन दोनों से ज़्यादा है, इतना बात अपने को पता है। और जो सार्व अंतर है वह 4 है और ये एक एपी सीरीज का टर्म है। और अगर ये एपी सीरीज का टर्म है तो ये कैसा सीरीज होगा? ये सीरीज होगा x, फिर होगा x + 4, यानी कि एपी सीरीज में डिफरेंसेस जो होते हैं वह आपस में इक्वल होते हैं, फिर ये x + 8 होगा। तो देखिए ये एक एपी का सीरीज है जिसका फर्स्ट टर्म x है, सेकंड टर्म ये है और थर्ड टर्म ये है। और इस एपी के सीरीज का जो सबसे बड़ा टर्म है ये है और ये हमारा h की वैल्यू है। ये अपने को सवाल में दे रखा है, ठीक है। तो अब आप हमें बताइए, हमें इन दोनों का रेशियो पता करना है, तो x की वैल्यू हमें निकालना पड़ेगा। अब x की वैल्यू निकालते कैसे हैं वो देखिए। इसको मैं हटा देता हूँ यहाँ पर, आप चाहो तो ऊपर में मैं इसको लिख देता हूँ। ये हमारा x + 4 है, ठीक है। ये मैं लिख देता हूँ, ये जो सीरीज बनेगा वह x होगा, फिर x + 4 होगा, फिर x + 8 होगा। ये कुछ ऐसा एपी का सीरीज बनेगा। इसके दोनों समानांतर भुजाएं और इसके ऊंचाई के साथ जो सार्व अंतर है, यानी कि जो कॉमन डिफरेंस है वो 4 है और ये एक एपी का सीरीज बना रहा है। इस समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल कितना होगा? इसका एरिया क्या होगा? तो आप कहोगे समलंब चतुर्भुज का जो क्षेत्रफल होता है, किसी भी समलंब चतुर्भुज का जो क्षेत्रफल होता है वह होता है हाफ इंटू दोनों समानांतर भुजाओं का योगफल, दोनों समानांतर भुजाओं का योगफल गुने ऊंचाई आपको दे रखा है x + 8। ये होता है समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल और समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल आपको दिया हुआ है 160 वर्ग यूनिट है, ठीक है, 160 वर्ग यूनिट है। तो चलिए समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल हम लोग निकालते हैं। 2 से मल्टीप्लाई करोगे इसको तो ये हो जाएगा कितना? 320 हो जाएगा। तो चलिए इसको मैं, अच्छा रहने दीजिए, कंफ्यूज आप हो जाइएगा, तो इसको मैं लिख देता हूँ। ये बट्टा वाला 2 इधर आके मल्टीप्लाई होगा इसके साथ, तो इसको जब आप लिखोगे तो 2x + 4 है, ये फर्स्ट ब्रैकेट है आपका 2x + 4 और सेकेंड ब्रैकेट जो है आपका वो है x + 8, राइट। अब बराबर में ये बट्टा वाला 2 इसके साथ गुना होगा तो ये 320 हो जाएगा, ठीक है। अब सोचिए, या तो आप इसको सॉल्व करोगे तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगा, इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे तो x² का टर्म बन जाएगा, या फिर आप गेस कर सकते हो कि x की वैल्यू क्या हो सकता है। बताइए, आप x का मान पता कर सकते हो, सोच सकते हो क्या x की वैल्यू क्या हो सकता है। सोचिए, आप सोचिए मनी मन कि अगर मैं x की वैल्यू यहाँ पर 10 रखता हूँ तो ये क्या देगा ये बताइए। अच्छा, इस पहले क्वाड्रेटिक इक्वेशन को आप चाहो ना
तो सॉल्व कर लीजिए, या फिर एक बार इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को आप इसका जनरल फॉर्म आप लिख दीजिए। तो ये इसको इससे मल्टीप्लाई करके फिर इससे मल्टीप्लाई करना होगा। तो ये हमारा हो जाएगा 2x² यानी 2x² प्लस 8 दूना 16x, फिर हो जाएगा ये 4x, इससे इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है, प्लस ये हो जाएगा हमारा 8 चौका 32 बराबर ये 320 हो जाएगा। तो इसको एक बार अरेंज कर दीजिए। तो ये 16 प्लस 4 कितना हो जाएगा 20x हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 2x² प्लस 20x अब प्लस 32 अब बराबर में 320 हो जाएगा, बराबर में 320 हो जाएगा, यही होगा। तो अब सोचिए x की वैल्यू अगर आपको निकालना है तो या तो इसको आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाइए, यानी इसको इधर लेके आइए तो माइनस होगा, बराबर में 0 होगा, तो फिर सॉल्व कीजिए बेसिक से, तो x की वैल्यू आपको मिलेगा। दूसरा तरीका यह है कि आप x की वैल्यू गेस कर सकते हो। सोचिए मनी मन की x की वैल्यू क्या हो सकता है, बताइए। x की वैल्यू 10 हो सकता है क्या? तो आप कहोगे जब x की वैल्यू आप यहाँ पे 10 रखोगे तो 10 का स्क्वायर 100 गुने 200 हो जाएगा, फिर 10 से इसको मल्टीप्लाई करोगे तो 200 100 यहाँ पर क्या था 200 था, तो यही 400 हो जाएगा। तो मतलब x की जो वैल्यू होगी वह 10 से कम होगी, इतना बात आपको पता है, ठीक है। तो चलिए x की वैल्यू मैं 8 रखता हूँ। तो जब x की वैल्यू अब 8 रखोगे आप तो क्या होगा ये बताइए। ये हो जाएगा कितना 8 का स्क्वायर 64, 64 दूना होता है 128, ठीक है, प्लस ये हो जाएगा 20 8 160 होता है, अब प्लस ये है 32। अब देखिए इन सब का जोड़ 320 आना चाहिए, यूनिट डिजिट तो 0 आ जा रहा है, यूनिट डिजिट 0 आ जा रहा है, सबको जोड़ लीजिए ना। ये कितना हो जाएगा 160 अब प्लस 128 यानी कि 200 क्या हो जाएगा 88, 288 अब प्लस 32 ये हो जाएगा 320। मतलब x की जो वैल्यू होगा, x का जो मान हो, x की जो वैल्यू होगा वह कितना होगा 8। अब x की वैल्यू अगर 8 है, अगर x की वैल्यू आपने 8 निकाल दिया है तो हमसे पूछा है इन दोनों भुजाओं के बीच का अनुपात कितना होगा। अच्छा, बड़ी भुजा और छोटी भुजाओं के बीच का अनुपात पूछा जा रहा है। सबसे बड़ी समानांतर भुजाएं और सबसे छोटी समानांतर भुजाओं का अनुपात कितना होगा, मतलब कि x+4 रेशियो x का मान कितना होगा। तो x की वैल्यू जब 8 यहाँ पे रखोगे तो ये 12 अनुपात कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा। तो 4 तिया 12 4 दूना 8, यही इस सवाल का उत्तर होगा। देखिए इतना करना ही पड़ेगा, इतना करना ही पड़ेगा इस सवाल में, क्योंकि क्वाड्रेटिक इक्वेशन से आपको उलझना है तो इतना ही करना पड़ेगा, इसमें आप बच नहीं सकते हो। हाँ, यहाँ पर आप कैलकुलेशन बचा सकते हो, बाकी इतना करना है, और मुझे लगता है इतना करने में आपको ज़्यादा समय नहीं। क्वेश्चन नंबर 17 को देखिएगा, हाइट इन डिस्टेंस का एक बेसिक सा सवाल है। ये सूर्य का जो उन्नयन कोण है, सवाल में दिया हुआ है सूर्य का जो उन्नयन कोण है वह 60 डिग्री से बदलकर 30 डिग्री होने पर भूतल पर स्थित किसी मीनार की छाया की लंबाई में 40√3 मीटर की वृद्धि हो जाती है। तो मीनार की ऊंचाई कितनी होगी आपसे पूछा जा रहा है, ठीक है। मान लीजिए ये हमारा मीनार है, ये हमारा मीनार है, और इस मीनार की छाया जो होगी वह कुछ इस प्रकार से बनेगी, ऐसे बनेगी, ठीक है। अब सवाल में कहा है कि सूर्य का जो उन्नयन कोण है, सूर्य का जो उन्नयन कोण है वह 60 डिग्री से बदलकर 30 डिग्री हो जाता है। यानी पहले सूर्य का उन्नयन कोण जो था वो यहाँ पर 60 डिग्री का एंगल मेजर करता था, ठीक है, लेकिन अब एंगल जो है वह 60 डिग्री से 30 डिग्री हो गया है। एंगल जो है वह 60 डिग्री से 30 डिग्री हो गया है, यानी अब एंगल जो बन रहा है वह 30 डिग्री का बन रहा है। तो इस प्रकार से उसके भूतल पर स्थित छाया की लंबाई में 40√3 मीटर की वृद्धि होती है। यहाँ पर देखिए एंगल में अगर 30 डिग्री की कमी हुई है, एंगल में अगर 30 डिग्री की कमी हुई है तो डिस्टेंस जो है वह 40√3 मीटर से बढ़ जाता है। ये वाला देखिए एंगल जो है वह यहाँ से यहाँ पर आया है तो डिस्टेंस जो था वह यहाँ से यहाँ तक बढ़ गया, ये वाला डिस्टेंस, और इसी डिस्टेंस की लंबाई आपको दिया हुआ है 40√3 मीटर है। तो हमसे पूछा जा रहा है मीनार की ऊंचाई कितना होगा। ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस है 90 डिग्री, तो ये वाला डिस्टेंस कितना होगा, h की वैल्यू हमसे पूछा जा रहा है। देखिए इस तरह के सवाल में आपको बहुत सा कॉमन सेंस यूज करना है। कॉन्सेप्ट क्या होता है कि जब भी सूर्य का उन्नयन कोण जो होगा वह 60 डिग्री से 30 डिग्री में बदलेगा। जब भी सूर्य के उन्नयन कोण जो होंगे वह उन्नयन कोण जो होगा यानी ये एंगल का रेशियो है, जब भी उन्नयन कोण 60 डिग्री से 30 डिग्री में चेंज होगा तो जो डिस्टेंस का रेशियो होता है वह 1:2 में कन्वर्ट हो जाएगा, 1:2 में कन्वर्ट होगा। जैसे कि आपने पढ़ा होगा ना, जो स्पीड का रेशियो होता है वह टाइम के रेशियो का रिवर्स होता है, जो टाइम का रेशियो होता है वह इफिशियंसी के रेशियो के रिवर्स होता है। तो यही कंसेप्ट आपको यहाँ पे ध्यान रखना है। तो सूर्य का उन्नयन कोण अगर 60 डिग्री से 30 डिग्री में बदला है, यानी कि अगर एंगल का रेशियो 2:1 है, एंगल का रेशियो अगर 2:1 है तो डिस्टेंस जो होगा, अगर एंगल का रेशियो 2:1 में कन्वर्ट हो रहा है तो जो डिस्टेंस का रेशियो होगा वह 1:2 हो जाएगा, 1:2 हो जाएगा। यानी वो एंगल का जो रेशियो हो जाएगा वह क्या हो जाएगा, 1:2 हो जाएगा। यानी ये वाला डिस्टेंस अगर 1 होगा, ये वाला डिस्टेंस अगर 1 होगा तो ये वाला डिस्टेंस जो हो जाएगा वह 2 हो जाएगा, 1,
ठीक है। तो डिस्टेंस का जो रेशियो हो जाएगा वह 1:2 में कन्वर्ट हो जाएगा, यानी ये वाला डिस्टेंस अगर 1 होगा तो ये वाला डिस्टेंस जो होगा वह 2 हो जाएगा। यहाँ से यहाँ तक की लंबाई अगर 1 होगा तो यहाँ से यहाँ तक की लंबाई जो होगा वह कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। ये बात आपको ध्यान में रखना है। तो यहाँ पर 2 की वैल्यू आपको दिया हुआ है सवाल में 40√3 मीटर है। 2 की वैल्यू अगर 40√3 मीटर है तो 1 की वैल्यू जो होगा वह 20√3 मीटर होगा। अगर 1 की वैल्यू 20√3 मीटर है मतलब यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस जो होगा वह 20√3 मीटर होगा, 20√3 मीटर होगा। अब अपने को चाहिए मीनार की ऊंचाई, यानी ये वाला डिस्टेंस चाहिए, ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस, हाइट की लेंथ अपने को चाहिए। तो सोचिएगा अगर ये 90 डिग्री है और ये 60 डिग्री है तो ये 30 डिग्री होगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं होना आपको, ठीक है। तो 60 डिग्री जो होता है राइट एंगल ट्रायंगल में, अगर कोई एंगल अगर 60 डिग्री है तो 60 डिग्री जो होता है वह सामने वाली साइड और जो ये वाला डिस्टेंस होता है यानी कि परपेंडिकुलर डिस्टेंस 60 डिग्री जो होता है वह परपेंडिकुलर डिस्टेंस और बेस के साथ √3:1 का साइड बनाता है। यानी ये वाली डिस्टेंस अगर √3 हमारा, अगर हाइट हमारा √3 होगा तो जो ये बेस वाला डिस्टेंस होगा यहाँ से यहाँ तक वो हमारा 1 हो जाएगा। ये बात आपको ध्यान में रखना है। या फिर 30 डिग्री का एंगल अगर आप लेते हो तो 30 डिग्री जो होता है वह सामने वाली भुजा को अगर 1 है, सामने वाली भुजा और लंब को 1:√3 में कन्वर्ट करती है। मतलब ये वाला डिस्टेंस अगर 1 है तो ये वाला डिस्टेंस √3 हो जाएगा। अब 1 की वैल्यू अपने को पता है 20√3 मीटर है और आपको चाहिए क्या, √3 की डिस्टेंस चाहिए, ये वाला डिस्टेंस चाहिए। तो √3 की वैल्यू कितना हो जाएगा, 20 × √3 कितना हो जाएगा, √3 × √3 कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। तो 20 दिया कितना हो जाएगा, 60 मीटर हो जाएगा। यही इस सवाल का उत्तर हो जाएगा। यानी कि 17 का जो आंसर होगा, क्वेश्चन नंबर 17 का जो आंसर होगा वह ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इस सवाल का उत्तर है। जब भी इस तरह के सवाल आपको देखने को मिलेगा कभी भी, तो देखिए ये सब सिर्फ आपको समझाना है, एंगल ये सब फिगर बनाने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर सूर्य का उन्नयन कोण अगर 60 डिग्री से 30 डिग्री हो रहा है तो जो एंगल का रेशियो बनेगा उसका जस्ट रिवर्स रेशियो बनता है उसके डिस्टेंस का। ये बात आपको ध्यान में रखना है, यानी कि साइड का रेशियो बनता है। ये बात आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 18 की ओर। है कि जब इस एक्सप्रेशन को आप सॉल्व करोगे तो क्या मिलेगा आपको, कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो बस सवाल को सॉल्व करना है। सबसे पहले देखिए 6x³ का टर्म कहाँ है, एक बार यहाँ है और एक बार यहाँ है। तो 6x³ और -x³ यानी कि हो जाएगा 5x³, ये हमारा होगा 5x³। अब x² का टर्म देखिए, तो x² का टर्म पहले ब्रैकेट में है, दूसरे ब्रैकेट में नहीं है, तो ये हो जाएगा -12x², -12x²। तो देख लीजिए यहाँ पर -12x² कहाँ पे बन रहा है, -12x² जो है वह ऑप्शन नंबर ए और ऑप्शन नंबर बी में ही बन रहा है। मतलब यही दोनों में से कोई हमारा उत्तर होगा। अब x² का टर्म आपने कैलकुलेट कर लिया है तो अब x के टर्म को कैलकुलेट कीजिए। एक बात, अच्छा -3 × -3 +3 हो जाएगा, -3 × -3 ये हमारा हो जाएगा +3, ठीक है। -3 × +3 ये हमारा हो जाएगा कितना, +3 हो जाएगा। तो हमारा उत्तर ऑप्शन नंबर ए ही हो जाएगा, क्योंकि हमें पता है या तो हमारा उत्तर ऑप्शन नंबर ए है या फिर हमारा उत्तर ऑप्शन नंबर बी है। तो यहाँ से आपको पता चला कि हमारा लास्ट वाला जो कांस्टेंट टर्म होगा वह प्लस में होगा, क्योंकि माइनस इंटू माइनस प्लस में होगा। तो इस सवाल का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी 5x³ माइनस क्या है 12x² प्लस 16x ये हो जाएगा कितना, माइनस इंटू माइनस +3। यही हमारा उत्तर हो जाएगा। अच्छा कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए ना होगा, हाँ यही ऑप्शन नंबर ए। चलिए देख लीजिए, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 19 की ओर। क्वेश्चन नंबर 19 को देखिएगा, सवाल में दिया हुआ है एक सिंप्लीफिकेशन का सवाल है जो कि आपको सॉल्व करना पड़ेगा। सवाल में दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 19 को देखिएगा, कहा है कि 325 गुना क्या करना है 5 + 31 × 21 और क्या है, और है -22 गुना है 63 - 52, 63 - 52 यानी कि कितना होता है 11 -11, ठीक है। ये करना है और फिर आपको सवाल को सॉल्व करना पड़ेगा। तो जब आप सवाल को सॉल्व करोगे तो क्या बनाएगा ये बताइए। जब इसको सॉल्व करोगे तो ये हो जाएगा 25 के 5 बाकी 2, 5 दूना 10 और 10 और 2 12 का 2 बाकी 1, 5 तिया 15, 15 1 16 हो जाएगा, 1625 प्लस ये हो जाएगा कितना 21 एकम 21 के 1 बाकी कितना हो जाएगा, बाकी हो जाएगा कितना 21 के 1 बाकी 2 हो जाएगा, 21 के 1 12 का 2 बाकी 1, तरह से 21 के 1 बाकी 2 हो जाएगा, 21 तिया 63 और 63 और 2 कितना होता है 65 हो जाएगा, 63 और 2 65 हो जाएगा। अच्छा ये हो जाएगा कितना 31 और गुना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 30 दूना 60 यूनिट डिजिट 1 यानी कि 651 हो जाएगा क्या, हाँ 651 और माइनस ये हो जाएगा कितना 11 और दूना 22 के 2 बाकी 2 11 दूना 22 22 और 2 कितना होता है 24, 22 2 24 माइनस के 242। कैलकुलेट कर लीजिए, जो उत्तर आएगा आप देख लीजिए कौन सा ऑप्शन आएगा।
जब इसको आप सॉल्व करोगे तो लास्ट में उत्तर मिलेगा 2034, ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी इस सवाल का उत्तर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 20 की ओर। क्वेश्चन नंबर 20 को देखिएगा, सवाल में दिया हुआ है, एक अरिथमेटिक का सवाल है। सवाल में कहा मोहित का वेतन जो है वह 15,000 रुपया प्रति महीना है। वह घर के किराए पर 5,000 रुपया और बिल पर 2,000 रुपया खर्च करता है। तो कुल खर्चा कितना हो जाएगा? 5,000 प्लस 2,000 7,000, और बचत वो कर रहा है कितना? 8,000। शेष राशि उसकी मासिक बचत है, यानी महीना 15,000 रुपया था जिसमें से 7,000 रुपया उसने खर्च कर दिया है, तो बचत किया है प्रति महीना 8,000। अगर प्रति महीना वह 8,000 रुपया की बचत करता है और सवाल में कहा है कि एक महीना का जो खर्चा, एक महीना का जो बचत है वह उसके जन्मदिन समारोह में खर्च हो जाता है, तो एक वर्ष में उसके द्वारा की गई बचत ज्ञात कीजिए। एक बात बताइए, अगर प्रति महीना वह 8,000 का बचत कर रहा है तो एक साल में यानी 12 महीने में 96,000 की बचत करेगा। लेकिन 96,000 की बचत करता है, 12 महीना में वह 96,000 की सेविंग करता है, इतना बचत करता है। लेकिन सवाल में कहा है कि एक महीना का जो बचत था, एक महीना का जो सेविंग था वह अपने जन्मदिन पार्टी में खर्च कर देता है, और एक महीना का जो सेविंग था उसका वह 8,000 था। तो 96,000 में से 8,000 आप माइनस करोगे तो उसका मासिक बचत जो हो जाएगा, उसका एक वर्ष में जो बचत होगा वह कितना हो जाएगा? 88,000। कौन सा ऑप्शन है? ऑप्शन नंबर ए। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 21 की ओर। 1 को देखिए, सवाल में दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 21 को देखिएगा, सवाल में दिया हुआ है कि 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक ठोस गोले से प्रत्येक 0.3 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले कितने गोलाकार ठोस कंचे बनाए जा सकते हैं। देखिए, इस तरह के सवाल में क्या होता है कि अगर एक पदार्थ को पिघलाकर आप दूसरे पदार्थ को बनाना चाहते हो तो उस दशा में दोनों का आयतन आपस में बराबर होता है, क्योंकि इसी को पिघलाकर आप कोई दूसरा वस्तु बनाना चाहते हो तो उस केस में क्या होता है, दोनों का वॉल्यूम जो होता है वह सेम हो जाता है, बराबर हो जाता है। बस ये बड़ा वाला आकार था और आप छोटा छोटा आकार वाला बहुत सारा छोटा छोटा ठोस गोला बना रहे हो, तो जो जितनी भी छोटे छोटे ठोस गोला बनेगी उन सभी गोले का जो कुल आयतन का योग होगा वह बड़े गोले के आयतन के बराबर होगा। ये बात आपको ध्यान में रखना है। तो बड़ा गोला है एक जिसकी त्रिज्या जो है वह 6 सेंटीमीटर है, और बहुत सारे छोटे छोटे ठोस गोला बनाया जा रहा है इसी को पिघलाकर, जिसकी त्रिज्या जो है वह 0.3 सेंटीमीटर है। तो बताइए इस गोले का आयतन कितना होगा? तो इस गोले का आयतन होगा, किसी भी गोले का आयतन होता है 4π/3 इंटू आर की क्यूब। तो यहाँ पर इसकी त्रिज्या जो है वह 6 सेंटीमीटर है, तो 6 का क्यूब हो जाएगा, 6 का क्यूब इतना हो जाएगा। ठीक है, तो इस गोले का आयतन जो होगा वह इतना हो जाएगा। ठीक है, इस गोले का आयतन इतना हो जाएगा। अब इसी गोले को पिघलाकर बहुत सारे छोटे छोटे ठोस गोले बनाए जा रहे हैं जिसकी त्रिज्या जो है वह 0.3 सेंटीमीटर है। अब कितना ठोस गोला बनाया जा सकता है उसकी संख्या अपने को पता करना है, लेकिन इतना बात अपने को पता है कि जितनी भी ठोस गोलाएं बनाई जा सकती है 0.3 सेंटीमीटर वाला, उन सभी के आयतन का योग जो होगा वह इस बड़े गोले के आयतन के बराबर हो जाएगा। तो बताइए इस छोटे वाले एक ठोस गोले का आयतन कितना होगा? तो आप कहोगे इस छोटे वाले एक ठोस गोले का आयतन हो जाएगा, तो चूंकि गोला है तो गोले का आयतन होता है 4π/3 इंटू आर की क्यूब। तो यहाँ पर आर की वैल्यू जो है वह 0.3 है और यहाँ पर आर की क्यूब जो है वह 6 सेंटीमीटर है। तो इस छोटे वाले ठोस गोले का एक गोले का आयतन जो होगा वह हो जाएगा 0.3 का होल की क्यूब। तो एक ठोस गोले का आयतन जो होगा वह इतना हो जाएगा। एक छोटे वाले ठोस गोले का आयतन जो है वह इतना है, और ऐसे ऐसे एन गोले बनाए गए हैं, तो एनो गोला का कुल आयतन जो होगा वह इतना हो जाएगा। तो एनो गोला का कुल आयतन का योग जो होगा वह इस बड़े गोले के आयतन के बराबर होगा, क्योंकि इसी गोले को पिघलाकर आपने एनो गोला बनाया है 0.3 सेंटीमीटर वाला। तो उस केस में दोनों का आयतन जो होगा, जितनी भी ठोस गोला आप बना सकते हो उन सभी छोटे छोटे वाले ठोस गोले के आयतन का कुल योग जो होगा वह इस बड़े गोले के आयतन के बराबर हो जाएगा। तो बस इसी को सॉल्व कर दीजिए। तो देखिए इस केस में क्या होता है कि जब भी एक पदार्थ को पिघलाकर आप कोई दूसरा पदार्थ बनाना चाहते हो तो उस तरह में उस केस में दोनों का वॉल्यूम आपस में सेम हो जाएगा। तो देखिए दोनों तरफ से 4π/3 और 4π/3 कैंसिल हो रहा है, तो यहाँ से n की वैल्यू आप डायरेक्ट निकालोगे, ये हो जाएगा 6 की क्यूब अब बट्टे 0.3 का क्यूब हो जाएगा कितना? 0.3 का क्यूब होगा 0.3 गुने 0.3 गुने 0.3, यही हो जाएगा। तो इसको जब आप सॉल्व करोगे तो 6 की क्यूब यानी कि 216 अब बट्टे ये सब हो जाएगा कितना? 0.27, यानी कि 3 × 9 × 27 और 1 0 हो जाएगा, यानी 0.27 हो जाएगा। ठीक है, आप चाहो तो डेसिमल हटा के ऊपर 3 0 लगा सकते हो, क्योंकि नीचे 3 अंक है, 1 2 3। ठीक है, तो 3 0 ऊपर में जाएगा। तो अब 27 से इसको कैंसिल कर दीजिए। तो 27 कितना बार में कटेगा ये बताइए? 27 छक नहीं होगा, 27 8, हाँ 27 8 होता है 216, तो ये 8 बार में कटेगा। तो यहाँ पर 8 पर 3 0 हो जाएगा। तो n की संख्या जो हो जाएगा वह 8000, यानी छोटे छोटे गोलों की कुल संख्या जो होगा, यानी 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला जब एक बड़ा ठोस गोला को पिघलाकर आप 0.3 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला बहुत सारे छोटे छोटे ठोस गोला बनाओगे तो उसकी कुल संख्या 8000 हो जाएगी। इतना करना नहीं होता है,
बस हमें क्या करना होता है, हमें पता ही है कि इस केस में क्या होता है कि दोनों का आयतन समान ही होता है। अगर गोले की संख्या आपसे पूछी जा रही है तो बस बड़े गोले की त्रिज्या को आप छोटे गोले की त्रिज्या से भाग कर दीजिए तो n की वैल्यू आपको मिल जाएगा, गोलों की संख्या मिल जाएगा। तो यहाँ पर r की कैपिटल R 6 था तो 6 का क्यूब 216, स्मॉल की r की वैल्यू जो था वह 0.3 था, तो ये वैल्यू यहाँ पे रख दीजिए। तो यहाँ से n की वैल्यू यानी नंबर ऑफ स्फीयर मिल जाएगा, यानी कि गोलों की संख्या आपको मिल जाएगा। क्वेश्चन नंबर 22 की ओर बढ़ते हैं। सवाल में दिया हुआ है कि 12.5% साधारण वार्षिक साधारण ब्याज की दर से निषेधित यहाँ पे निवेशित होना चाहिए। 12.5% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से निवेशित एक राशि 2 वर्ष बाद प्राप्त मिश्र धन जो होता है वह 8250 होता है। तो प्राप्त साधारण ब्याज ज्ञात कीजिए। एक बात बताइए, 2 वर्ष का साधारण ब्याज कितना होगा 12.5% की दर से? तो आपको 2 वर्ष का साधारण ब्याज हो जाएगा, 2 वर्ष का 12.5% की दर से 25%। कितना हो जाएगा? 25% हो जाएगा, 25% हो जाएगा। एसआई जो होगा वह साधारण ब्याज जो होगा वह 25% हो जाएगा। तो यहाँ से अमाउंट क्या हो जाएगा? तो अमाउंट जो हो जाएगा यानी मिश्र धन जो हो जाएगा वह 125% हो जाएगा, 125 हो जाएगा। और मूलधन क्या हो जाएगा? तो मूलधन हो जाएगा 100%, यानी कि 100 हो जाएगा, 100 हो जाएगा। तो अपने सवाल में दिया हुआ है मिश्र धन जो है 2 वर्ष के बाद जो प्राप्त होता है मिश्र धन वह 8250 होता है। तो साधारण ब्याज ज्ञात कीजिए, यानी कि 25% की वैल्यू आपसे पूछा जा रहा है और 125% की वैल्यू गिवन है। एक बात बताइए, अगर 125 की वैल्यू 8250 के बराबर है, 150 के बराबर है, तो 1 का मान कितना होगा? तो आपको हो गया 8250 बट्टे 125 हो जाएगा। ठीक है, अपने को चाहिए 25% की वैल्यू, यानी 25 की वैल्यू चाहिए, ऐसा ही चाहिए। तो 25 का मान क्या हो जाएगा? तो ये हो जाएगा 8250 बट्टे 125 गुने 25, यही हो जाएगा। 25 से इसको 5 बार में खत्म कीजिए और 5 से आप इसको कैंसिल कर सकते हो। कितने बार में? 5 एकम 5, ये हो जाएगा 3, 5 छक 30 हो जाएगा, 2 बचे कितना होता है? 25 होता है, 1650 रुपया, यानी कि साधारण ब्याज जो होगा वह 1650 होगा। ऑप्शन नंबर 23 को देखिएगा, सवाल में दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 23 को देखिएगा, सवाल में दिया हुआ है कि मीडियन क्लास क्या होगा, ये आपसे पूछा जा रहा है। क्वेश्चन नंबर 23 को देखिएगा, सवाल में दिया हुआ है एक क्लास इंटरवल दिया गया है, 0 to 50 है, 50 to 100 है, 100 to 150 है और 150 to 200 है। और इसकी फ्रीक्वेंसी जो है वह 12 to 12, 15 है, 13 और 10 है। तो हमसे पूछा जा रहा है, बताइए मीडियन क्लास क्या होगा, माध्यिका वर्ग ज्ञात कीजिए। तो बहुत आसान सवाल है। देखिएगा, सवाल में दिया हुआ है कि एक CI है, CI मतलब कि होता है क्लास इंटरवल, और अपने को सवाल में दिया हुआ है कि क्लास इंटरवल जो है वह 0 to 50 है, 0 to 50 है और 50 to 100 है, 50 to 100 है, और उसके बाद है 100 to 150, 100 to 150 है, राइट। अगेन एक बार है 150 to 200 है। ये इसकी क्या है? क्लास इंटरवल है। इसकी फ्रीक्वेंसी भी अपने को सवाल में दिया हुआ है, यानी f की वैल्यू जो है वो अपने को दिया हुआ है सवाल में 12, ये है 15, ये है 13 और ये है 10। अब हमसे पूछा जा रहा है, बताइए इसकी मीडियन क्लास कितना होगा। मीडियन क्लास माध्यिका वर्ग अपने को पता करना है। तो माध्यिका वर्ग निकालने से पहले सबसे पहले हमें चाहिए कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी, यानी कि संचयी बारंबारता। तो इसका संचयी बारंबारता अगर आप निकालते हो, यानी कि CF की वैल्यू अगर आप निकालते हो, तो CF की वैल्यू आप कैसे निकालोगे? तो आप कहोगे कि CF की वैल्यू जो होता है, यानी कि ये जो 0 to 50 है इसका CF कितना हो जाएगा? तो 12 है तो 12 ही हो जाएगा। इस ग्रुप का CF कितना हो जाएगा? तो 12 प्लस 15। अगेन जैसे जैसे अगला ब्रैकेट में चलते जाएंगे वैसे वैसे अगला का सम आपको लिखते जाना है। तो 12 प्लस 15 ये हो जाएगा 27। इसका जो होगा कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी ये कितना हो जाएगा? तो 27 प्लस 13 ये हो जाएगा 40, और इसका CF कितना हो जाएगा? 40 10 50 हो जाएगा, राइट। ये हो जाएगा। अब एक बात हमें बताइए कि अब अपने को n की वैल्यू चाहिए, यहाँ पर n की वैल्यू आपको चाहिए। तो चूंकि आपको क्या चाहिए? माध्यिका वर्ग चाहिए। माध्यिका वर्ग निकालना है तो आपको n की वैल्यू पता करना होगा। अच्छा, ध्यान रखना है आपको कि n का जो मान होगा, n/2 की जो वैल्यू होगी, n की वैल्यू जो होगा वह 50 के इक्वल आएगा। ये बात आपको पता होना चाहिए, ठीक है, क्योंकि इन्हीं सब का सम आपने यहाँ पे लिखा है। तो 12 प्लस 15 27 होता है, और 13 प्लस 10 33 हो जाता है, 23 होता है। तो 27 और प्लस कितना हो जाएगा? 23। 12 प्लस 15 27, 27 और 23 कितना हो जाएगा? 50 हो जाएगा। तो यहाँ से n की वैल्यू आपको मिलेगा कितना? n की वैल्यू जो होगा वह 50/2 यानी कि 25 हो जाएगा। n की वैल्यू जो होगा वह 25 होगा। तो एक बात बताइए, हमें अपने को चाहिए क्या? अपने को चाहिए CF की वैल्यू। तो यहाँ पे देखिए CF जो है वह किस ग्रुप में आएगा, ये आप हमें बताइए। क्या इस ग्रुप में आएगा? आप कहोगे नहीं आएगा।
क्या इस ग्रुप में आएगा? तो या इस ग्रुप में आएगा या फिर इस ग्रुप में आएगा? तो आप कहोगे कि सर ये 25 है, 12 तो यहीं पे हो जा रहा है, 12 तो यहाँ पे हो रहा है, और ये जो है वो 27 है, इसके आगे जाओगे तो ये 40 है, फिर ये 50 है, तो 25 जो आएगा वो कहीं ना कहीं इसी ग्रुप में आएगा। तो इस ग्रुप की जो माध्यिका वर्ग है वो कितना है? तो आप कहोगे 50 to 100 है, तो यही इस सवाल का उत्तर हो जाएगा। यानी इसका जो मीडियन क्लास हो जाएगा वह कितना हो जाएगा? ऑप्शन नंबर क्या हुआ है? ऑप्शन नंबर कौन सा दिया हुआ है? 50 to 100, 50 to 100, फिफ्टी टू 100 कहाँ पे दिया हुआ? कौन सा ऑप्शन है? ऑप्शन नंबर डी इस सवाल का उत्तर हो जाएगा। 50 to 100 यानी कि ऑप्शन नंबर डी इस सवाल का उत्तर हो जाएगा। इसमें मत टिक कीजिएगा, क्योंकि अपने को चाहिए क्या? 25 की, यहाँ पर 27 की वैल्यू जो है वह 50 to 100 है, लेकिन 27 के जस्ट बाद जो है वह 40 है, तो 25 जो आएगा वह इसी ग्रुप में आ जाएगा। तो इसका जो मीडियन क्लास हो जाएगा वह कितना होगा? 50 to 100 होगा, और ये इस सवाल का उत्तर होगा। यानी 27 का जो मीडियन क्लास हो जाएगा वह 50 to 100 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी इस सवाल का उत्तर है। बहुत आसान सवाल है। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 24 की ओर। क्वेश्चन नंबर 24 को देखिएगा। ये क्वेश्चन नंबर 23 ठीक ठाक सवाल था। ऐसे सवाल बार बार परीक्षाओं में पूछे जाते हैं, खास करके रेलवे के एग्जामों में। आइए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 24 की ओर। क्वेश्चन नंबर 24 को देखिएगा। सवाल में दिया हुआ है कि 108 और 144 का महत्तम समावर्तक यानी कि HCF ज्ञात कीजिए। आप सबको अच्छे से पता होगा कि 108 और 144 का अपने को चाहिए HCF। तो HCF क्या होता है? आप सोचिए, वह बड़ी से बड़ी संख्या सोचिए जो इन दोनों संख्याओं को एग्जैक्ट डिवाइड करे। तो हमसे पूछा जा रहा है HCF, तो ऑप्शन में भी HCF दे रखा होगा। तो बताइए कौन सा ऑप्शन इस सवाल का उत्तर हो जाएगा? तो अगर महत्तम समावर्तक पूछा है, HCF पूछा है, तो सबसे बड़ा ऑप्शन सबसे पहले चूज कीजिए। तो सबसे बड़ा ऑप्शन जो है वह ऑप्शन नंबर डी है। ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ है 36। अगर ये 36 इन दोनों नंबर को एग्जैक्ट डिवाइड कर देगा तो यही हमारा HCF हो जाएगा। देखिए 36 जो होता है वह 108 को भी डिवाइड करता है और 144 को भी डिवाइड करता है, तो इसीलिए ऑप्शन नंबर डी इस सवाल का उत्तर। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 25 की ओर। क्वेश्चन नंबर 25 को देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 25 को देखिएगा। सवाल में दिया हुआ है कि एक सिंप्लीफिकेशन का सवाल है और उसके आपको सिंप्लीफाई करना है। सवाल में दिया हुआ है 1/3 की पावर -3 प्लस 1/5 की पावर -4, 1/5 की पावर -4 प्लस 1/15 की पावर 1/15 की पावर -2 है। तब अपने को चाहिए इन सब का सम। इन सब का सम आपको निकालना है। तो सम कैसे निकालेंगे ये बताइए। देखिए 1/3 का पावर -3 है, इसका मतलब 3 की पावर 3 है। देखिए क्या होता है कि आप सबको अच्छे से पता होगा कि x की पावर अगर -1 है, तो किसी भी संख्या के पावर में अगर कोई निगेटिव नंबर है, पावर में निगेटिव का मतलब होता है 1/2, पावर में निगेटिव का मतलब होता है 1/2, और जो बेस का पावर है वो आपको लिखना है। बस बेस का पावर जो होगा वह पॉजिटिव हो जाएगा। पावर में निगेटिव का मतलब ही होता है 1/, और ये जो 1/, होता है वह निगेटिव को समाप्त कर देता है। तो यहाँ से बेस का पावर क्या हो जाएगा? x की पावर 1। जैसे आप सब लिखते होंगे ना, 10 की पावर -1 है, तो इसे आप लिखते हो ना 1/10 टू द पावर 1, ऐसे आप लिखते हो। तो इसी तरीके से x की पावर -1 की वैल्यू 1/x1 हो जाएगा, और x2 की पावर यानी x की पावर -2 की वैल्यू जो होगा वह 1/x की पावर 2 हो जाएगा। यानी कि पावर में निगेटिव का मतलब ही होता है 1/2। तो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, हमें पता है कि 1/3 का पावर -3 है, मतलब कि ये जब पलटेगा तो साइन इसका बदल जाएगा, तो 3 का पावर 3 इसको हमें लिखना था। लेकिन ऐसा क्यों होता है ये मैं आपको बताना चाहूँगा। एक बात बताइए, अपने को चाहिए 1/3 की पावर -3 की वैल्यू चाहिए, ये वैल्यू चाहिए। तो एक चीज़ बताइए, अभी मैंने आपको कहा कि किसी भी संख्या में पावर का मतलब होता है, पावर में माइनस का मतलब होता है 1/1 होता है, पावर में माइनस का मतलब होता है 1/। तो जैसे एक बात बताइए, जैसे हमें चाहिए 1/x की पावर अगर -1 है और ये वाली वैल्यू हमें पता करना है, तो कैसे हम लोग पता करेंगे? तो अभी मैंने आपको कहा कि किसी भी संख्या के पावर में माइनस का मतलब होता है 1/, यानी जब ये राइट हैंड साइड वैल्यू जाएगा तो माइनस में पावर का मतलब होता है 1/, और बट्टा में, इसके बट्टा में जो बेस है उसका पावर हम लोग लिखेंगे। तो बेस है 1/x टू द पावर 1, यही हो जाएगा हमारा 1/x की पावर -1 की वैल्यू। अब आपको पता ही है ये वैल्यू जो होगा वह ऊपर चला जाएगा, तो ये हो जाएगा x की पावर 1 और नीचे 1 रह जाएगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो यही कंसेप्ट यहाँ पे अप्लाई आपको करना है। तो 1/3 के पावर -3 है, 1/3 का पावर -3 है, तो इसे आप जब लिखोगे तो राइट हैंड साइड जाएगा, जब पावर में माइनस का मतलब होगा 1/ और बट्टा में जो बेस का पावर है उसे आपको लिखना है। तो बेस जो है वह 1/3 है, और पावर जो होगा, चूंकि माइनस में पावर का मतलब होता है 1/, अब ये जो पावर होगा वह पॉजिटिव हो जाएगा। तो इस चीज़ को आप ऐसे लिख सकते हो। तो अब देखिए 1/127 लिख सकते हैं,
1/3 का पावर ऐसे लिख सकते हैं। तो ये बट्टा वाला शायद 23 जो होगा वह ऊपर में चला जाएगा कि नहीं चला जाएगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो 1/3 का पावर -3 है, आप इसे डायरेक्ट जब ये वैल्यू फ्रैक्शन जब ऊपर चला जाएगा तो पावर का साइन बदल जाएगा। ये बात आपको ध्यान रखना है। तो यही कंसेप्ट मैं आपको उस समय से समझा रहा था। अब देखिए सवाल का आंसर हम सेकेंडों में निकालेंगे। अभी हमें पता है कि जब ये फ्रैक्शन ऊपर में जाएगा तो पावर का साइन बदल जाएगा। तो इसे हम लोग डायरेक्ट लिख सकते हैं 3 की पावर 3 प्लस ये ऊपर जाएगा तो फिर पावर का साइन बदलेगा, तो इसे हम लोग लिख सकते हैं 5 की पावर 4 प्लस ये ऊपर जाएगा तो पावर का साइन बदलेगा, तो इसे हम लोग लिख सकते हैं 15 की पावर 2। अब सिंपल सा सवाल आपको दिख रहा होगा, इन सब का सम आपको पता करना है। तो ये हो जाएगा 27 प्लस 5 का पावर 4 का मतलब होता है 625 अब प्लस 225, राइट। अब इन सब का अपने को सम चाहिए। तो देखिए ये हो जाएगा कितना 850 अब प्लस 27 कितना हो जाएगा 877। देख लीजिए कौन सा ऑप्शन दिया हुआ है 877, ऑप्शन नंबर बी है और ये इस सवाल का उत्तर है 877, ऑप्शन नंबर बी इस सवाल का उत्तर है। ये क्यों होता है ऐसे, ये सारी चीज़ें मैंने आपको अच्छे से बताया है, कुछ भी चीज़ें मैंने आपको रटाया नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 26 की ओर। सेट 6 का आखिरी सवाल है, क्वेश्चन नंबर 26। सवाल में दिया हुआ है कि निम्नलिखित ग्राफ दिए गए वर्षों के दौरान एक डेयरी उत्पादन के लिए 3 शाखाएं एक्स वाई जेड द्वारा किए गए दुग्ध उत्पादों के उत्पाद 1000 टन के आंकड़ों को दर्शाता है। ग्राफ का अध्ययन कीजिए और उसके आधार पर पूछे गए प्रश्नों का उत्तर दीजिए। ठीक है, एक्स वाई जेड 3 ब्रांचेस हैं डेयरी का, जहाँ पे दूध उत्पादन किया जाता है। पहले एक्स होगा, फिर वाई होगा और फिर जेड होगा। ये बात आपको अच्छे से पता होगा। एक्स वाई जेड को कैसे आप पहचानोगे, तो पहला जो ग्राफ आपको दिख रहा होगा इस प्रकार से, तो ये एक्स होगा, फिर ये वाई होगा और ये जेड होगा। और कैसे आपको पहचानना है वो भी आपको दिया गया है ऊपर में। यानी एक्स जो होगा वह हल्का ब्लर होगा और वाई जो होगा वह उससे थोड़ा सा ब्लर होगा और जेड जो होगा वह उससे डीप ब्लर होगा। ऐसा सवाल में दिया गया है। अच्छा, 2018 वर्ष 2018, 2019, 2020 और 2021 के लिए तीनों ब्रांचों में, यानी कि तीनों ब्रांच में जो दूध उत्पादन किया गया है वह इन 1000 टन में दिया गया है। तो आपसे पूछा जा रहा है क्या, हमसे पूछा जा रहा है कि दिए गए 4 वर्षों के लिए डेयरी उत्पादन की किन शाखाओं का औसत उत्पादन न्यूनतम था। ठीक है, दिए गए 4 वर्षों के लिए डेयरी उत्पादन कंपनी की किन शाखाओं का औसत उत्पादन न्यूनतम था। यानी कि तीनों जो ब्रांचेस हैं वह 4 वर्षों में सबसे कम कौन उत्पादन कम करता है, उसकी एवरेज आपको निकालना है। ठीक है, चलिए सवाल को सॉल्व करते हैं। एक्स वाई जेड 3 है, 3 ब्रांचेस हैं। चलिए सवाल को हम लोग सॉल्व कर रहे हैं। एक्स वाई जेड है, ठीक है, एक्स वाई जेड है। तो 2018 के लिए 2019 के लिए 2019 के लिए 2020 21 2019 के लिए 2020 के लिए 2020 के लिए और 2021 के लिए एक्स जो है वह 2018 में कितना 1000 टन दूध उत्पादन करता है, तो 50,000 टन उत्पादन करता है। 2019 में एक्स कितना 1000 टन उत्पादन करता है दूध, 45। फिर 2020 में 55, फिर 2021 में 50। ठीक है, अब वाई जो है वह 2018 में कितना दूध उत्पादन करता है, कितना हज़ार, तो 35,000 टन। फिर यहाँ पे थोड़ा सा ऊपर में करके मैं बताता हूँ ताकि अच्छे से आप समझ पाओ। ये 35,000 है, 2018 में वाई जो है वह 35,000 दूध उत्पादन करता है। फिर 2019 में 45,000 दूध उत्पादन करता है। 2020 में 45,000 ही दुग्ध उत्पादन करता है अगेन 45,000 टन। और 2021 में वाई जो है वह 55,000 टन दूध उत्पादन करता है। ठीक है, जेड जो है वह 2018 में 45,000 टन दूध उत्पादन करता है। 2019 में 40,000 टन दूध उत्पादन करता है। 2020 में जेड जो है वह कितना करता है, 40। अच्छा, 2018 में जेड 45,000 टन दूध उत्पादन करता है। 2019 में भी 40, 2020 में भी 40,000 टन ही दुग्ध उत्पादन करता है। और 2021 में जेड जो है वह 60,000 टन दुग्ध उत्पादन करता है। तो आपसे पूछा जा रहा है कि चारों वर्षों में सबसे कम दूध उत्पादन कौन करेगा, ये आप हमें बता दीजिए। ठीक है, चलिए एवरेज हम लोग आसानी से पता कर सकते हैं। कैसे, वो देखिए। एक बात बताइए, सबसे पहले एक्स के बारे में हम सोचते हैं कि एक्स का जो दूध उत्पादन होगा 4 वर्षों में उसका एवरेज क्या होगा। तो यहाँ पे देखिए फर्स्ट नंबर और लास्ट नंबर, इन दोनों का एवरेज तो 50 है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, बस इन दोनों के बीच का एवरेज निकालना है। तो देखिए इन दोनों का सम भी 100 है, 100 को 2 से डिवाइड करोगे तो एक्स का जो एवरेज आ जाएगा वह आ जाएगा 50,000 टन। यानी एक्स का चारों वर्ष में दुग्ध उत्पादन का जो औसत होगा वह 50,000 टन हो जाएगा, इतना टन हो जाएगा। यानी x की वैल्यू जो होगा वह 50,000 टन होगा, राइट। अब y की वैल्यू हमें चाहिए।
अब y की वैल्यू अगर आप देखोगे तो इन दोनों का जो एवरेज है वह 45 है, इसमें कोई दिक्कत नहीं। बस हमें इन दोनों के बीच के एवरेज को देखना है। अभी इन दोनों का औसत 45 है। अब हम चेक करते हैं क्या इन दोनों का सम 90 होगा क्या, तो आप कहोगे हाँ होगा। तो अगर इन दोनों के बीच का सम 90 हुआ तो मतलब y का जो एवरेज और दुग्ध उत्पादन होगा चारों वर्षों में वह कितना हो जाएगा, 45 टन हो जाएगा। ये हो जाएगा कितना, 50 टन। ठीक है, फाइनल वैल्यू हम लोग लिखने जा रहे हैं चारों वर्षों का एवरेज। ठीक है, y का जो फाइनल एवरेज हो जाएगा चारों वर्षों में वह हो जाएगा 45,000 टन, और z का जो एवरेज हो जाएगा चारों वर्षों में कुल कितना टन होगा ये बताइए। तो यहाँ पे देखिए इन दोनों वैल्यू जो है वह सेम है, मतलब अभी तो औसत 40 का है। अब अगर इन दोनों का योगफल 80 हो जाता तब फिर हमारा इस z का औसत जो होता वह 40 हो जाता, लेकिन इन दोनों का योगफल जो है वह किससे ज़्यादा है, 80 से ज़्यादा है। तो यहाँ पर बताइए कि z का जो दुग्ध उत्पादन होगा वह कितना हो जाएगा चारों वर्षों में, कितना हज़ार टन हो जाएगा औसतन, ये बताइए। देखिए इन दोनों का सम जो है वह कितना 105 है। ठीक है, औसत अपना 40 यहीं पर था, 40 यहीं पर था, ये 100 हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा, 105 और 80 यानी 185। और 185 को अगर आप कितने वर्ष का है, 4 वर्ष का है, तो अगर आप 4 से डिवाइड करोगे तो औसतन इतना हज़ार टन आपको मिल जाएगा। 4 चौका 16, 2 5, 4 छक 24, 4 छक 24 आ जा रहा है। 4 छक क्या कैलकुलेशन हमने सही किया है क्या, 60 45 105 प्लस 80 यानी 185, और ये 4 वर्षों का दुग्ध उत्पादन है 2018 से लेकर 21। तो 4 से आप डिवाइड करोगे तो 4 चौका 16, शेष पहले 2 5 हो जाएगा, फिर 4 छका 24 हो जाएगा। तो ये 46 से थोड़ा सा ज़्यादा हो जा रहा है, ये ग्रेटर देन हो जा रहा है 46, ग्रेटर देन 46। तो बताइए सबसे कम दुग्ध उत्पादन औसत किसका आ रहा है, तो आप कहोगे y का आ रहा है। ये 45,000 टन दे रहा है। इसका जो औसतन ये कितना हज़ार टन दूध उत्पादन कर रहा है, तो 45,000 टन कर रहा है। यही इससे सबसे कम जो है वह कौन दुग्ध उत्पादन कर रहा है, वो y कर रहा है। ये 45 कर रहा है, x 50 कर रहा है, और z जो है वह 46 से ज़्यादा कर रहा है। तो हमसे पूछा जा रहा है 4 वर्षों के लिए सबसे कम दुग्ध उत्पादन कौन कर रहा है, तो y कर रहा है। ऑप्शन सी हो जाएगा हमारा उत्तर।